ठीक है। सो मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। अभी तक मैंने लैटम अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन मार्केट, एशियन, मिडल ईस्ट, गल्फ, अफ्रीका, ये सारे कंट्री में मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया है। ठीक है। मैंने एग्रो प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट किया है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट किया, फ्रूट्स, वेजिटेबल। एंड अभी जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ दैट इज़ मेटल प्रोडक्ट, थोड़ा स्पेशल ग्रेड का मेटल प्रोडक्ट्स है, विच इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द टॉप केबल कंपनीज अराउंड द ग्लोब। ठीक है। सो प्रोडक्ट है, कुछ स्टील वायर है, गैल्वानाइज स्टील वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, स्पेशल ग्रेड का एल्यूमिनियम वाला वायर है। ठीक है। तो अभी तक मेरा जो है एक्सपोर्ट चालू है। अभी रिसेंटली मैंने एक न्यू कंट्री भी टैप किया है, इजिप्ट, जो मेरा अनटैप मार्केट था। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, सॉरी, नॉर्थ अफ्रीका मेरा जो है अनटैप मार्केट था। अभी रिसेंटली मैंने उसको भी टैप किया है। ठीक है। सो बिजनेस इज गोइंग क्वाइट वेल। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते सेशन। ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है या फिर ग्लोबल ट्रेड है, बेसिकली एक ये 5 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है। जितना भी ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी हमारा सेशन, जो भी हमारा ये से 15 सेशन चलते हैं, उसको मैंने डिवाइड किया है। तो बेसिकली ये एक 5 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। ठीक है। मैंने अभी चैट बॉक्स में देखा है काफ़ी लोगों ने अपने प्रोडक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं। आई अप्रिशिएट दैट। एंड इसके अलावा काफ़ी लोगों ने प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं किया है। सो प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर मैंने 2 सेशन रखे हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फॉर एनी बिजनेस। ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, ग्लोबल ट्रेड में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता ही है। ठीक है। सेकंड स्टेप जो होता है वो काफ़ी मैं कहूँगा कि इजी होता है, और ये एज ए एक्सपोर्टर आपको नहीं करना पड़ेगा। आपके बिहाफ में जो भी आपका सीए है, एजेंट है, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जो सब ये प्रोप्राइटरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड फर्म। ठीक है। फिर एक्सपोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, एक्सपोर्ट के कुछ रजिस्ट्रेशन रहेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है, लाइसेंस होता है, आरसीएमसी होता है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो एक जो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर आपका जो सीए है, ये उसका काम है आपको उससे करा के लेना है, आपको इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। ठीक है। थर्ड स्टेप है मार्केट सिलेक्शन। जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा डिमांड, सबसे ज़्यादा नीड किस कंट्री में है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, जो कि सबसे इजी स्टेप है ये। ठीक है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा, ये इन बिटवीन द सेशन ही हो जाएगा कि जो भी आपने XYZ प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है उसके टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन से हैं। तो हम पूरा डेटा, पूरा नंबर हम स्टडी करेंगे कि एक पर्टिकुलर कंट्री है, सपोज यूके है, तो यूके ने कितना वैल्यू, इस जो प्रोडक्ट है आपने सिलेक्ट किया वो कितना इंपोर्ट किया है साल भर में, उसका डेटा हमको मिल जाएगा। तो मार्केट सिलेक्शन सबसे इजी टास्क होता है। इसके बाद है बायर आइडेंटिफिकेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। इसमें से जो फर्स्ट वाला पार्ट है बायर आइडेंटिफिकेशन, ये भी काफ़ी इजी है। ठीक है। इंपोर्टर्स ढूंढने के काफ़ी सारे सोर्सेज मैं आपको बता दूंगा। उसमें फ्री सोर्सेज भी है, पेड सोर्सेज भी है, ऑनलाइन सोर्सेज भी है, ऑफलाइन सोर्सेज भी है। ठीक है। एंड इसके बाद है बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट यानी क्या होता है कि जो भी बायर्स को आपने आइडेंटिफाई किया, जितने भी, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कंट्री सिलेक्ट किया यूके, तो यूके में जो भी टॉप इंपोर्टर्स है, ठीक है, उनको आपको टैप करना पड़ेगा, उनसे इंक्वायरी निकालना पड़ेगा, उनको ऑफर देना पड़ेगा, ऑफर के लिए कॉस्टिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहला जो इंप्रेशन आता है बायर की तरफ से, ठीक है, एक तो आपका जो कंपनी प्रोफाइल है उसके ऊपर आएगा, सेकंड आप रेट क्या दे रहे हो, प्राइस क्या दे रहे हो, आपका कॉस्टिंग। ठीक है। इट शुड बी जेन्यून, ऐसा नहीं कि भाई बाकी लोग $500, $520, $550 ये रेंज में ऑफर कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ऑफर जा रहा है $2000, $3000, $1500। ठीक है। तो कॉस्टिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। ठीक है। मार्जिन भी हम डिसाइड करेंगे जब हमारा जब कॉस्टिंग वाला पार्ट रहेगा, तो मार्जिन कितना रखना चाहिए। ठीक है। और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि इंडिया से वो जो प्रोडक्ट आपने जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है वो क्या मार्जिन में एक्सपोर्टर है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर है वो क्या मार्जिन ऐड कर रहे हैं। ठीक है। और कॉस्टिंग कितना आ रहा है, एवरीथिंग। ठीक है। यही काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ये। उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट का थर्ड स्टेप रहेगा सैंपल। ठीक है। तो जो इम्पोर्टर है, आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करने वाले हो, तो जो इम्पोर्टर है वो डेफिनेटली आपसे एक
सैंपल बुलाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वो सैंपल डेफिनेटली बुलाएंगे, तो आपको सैंपल भेजना पड़ेगा, ठीक है। सैंपल भी अप्रूव हो गया, आपकी प्राइस भी मैच होगी, ठीक है। तो फिर आपको एक ट्रायल ऑर्डर मिल जाएगा, ट्रायल ऑर्डर मिल जाएगा, मोर और लेस आपका बिजनेस डेवलप हो चुका है। अभी सिर्फ आपको फोकस करना है क्वालिटी पे, एंड जो आपकी सर्विस है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। सो एक बार एक बड़ा ऑर्डर मिल गया, उसके बाद आपकी सर्विस भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छा है, तो एक्सपोर्ट जो है वो रिकरिंग बिजनेस मॉडल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई एक बार ऑर्डर मिल गया और फिर इंपोर्टर कभी लेगा नहीं, ठीक है। बट आपका सर्विस और क्वालिटी ये अच्छा होना चाहिए, तो आपको रिकरिंग रेगुलर आपको बिजनेस आता रहेगा। ये होता है बिजनेस डेवलपमेंट, ठीक है। अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप जितने चाहे उतने बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा बिजनेस डेवलपमेंट करेंगे उतना बेटर रहेगा। एंड लास्ट स्टेप रहता है डिस्पैच एंड डॉक्यूमेंटेशन। जब भी आपको फाइनल एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाता है, आपके पास एडवांस आ जाता है, ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा डिस्पैच एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, देयर विल बी एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, बट सारे डॉक्यूमेंट एज ए एक्सपोर्टर आपको नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तीन चार ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो सिर्फ एक्सपोर्टर को ही बनाने पड़ेंगे। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जो कंसर्न एजेंसी है, टेस्ट लैब है, या फिर आपका जो कस्टम हाउस एजेंट है, सीएच है, वो बनाता है, आप वो बना भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन के भी इतना ज़्यादा लोड नहीं रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल ये 5 स्टेप प्रोसेस रहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, ठीक है। अभी हम थोड़ा इन डेप्थ हम इसको थोड़ा स्टडी करेंगे सारे 5 स्टेप्स को। चलो, इसके बाद है फर्स्ट है कंपनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जो मैंने पहले भी कहा आपको कि जो फर्म रजिस्ट्रेशन है, आप एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म भी आप स्टार्ट कर सकते हो, एज अ प्राइवेट लिमिटेड भी कर सकते हो, एलएलपी भी कर सकते हो, ठीक है। सारे ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। बट आप स्टार्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसके लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना है। स्टार्ट विद द प्रोप्राइटरशिप फर्म, ठीक है। आप प्राइवेट लिमिटेड भी कर सकते हो, वो आपका ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जीएसटी, उद्योग आधार है, आपका जो सीए है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो सारा आपको बता देगा और वो बना के भी दे देगा, ठीक है। इसके बाद है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपकी नियर बाय अच्छी बैंक है वहाँ से करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके बाद एक्सपोर्ट स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट रहेंगे, वो फर्स्ट होता है आईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यही होता है आपका लाइसेंस। इसके बाद रहता है आरसीएमसी। आरसीएमसी क्या होता है? एक एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, डीजीएफटी, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करता है, ठीक है। सो डीजीएफटी ने क्या किया है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री वाइज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाए हैं। तो जो भी आपका प्रोडक्ट जिस भी इंडस्ट्री में आता है, सपोज एग्रो प्रोडक्ट है तो एग्रो प्रोडक्ट के लिए अपेडा एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर बन जाते हो, अपेडा के मेंबर बन जाते हो, ठीक है, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसको कहा जाता है रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद रहता है एडी कोड। एडी कोड क्या होता है? ऑथराइज डीलर कोड। ये आपको बैंक से बनाना पड़ेगा, जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट है वहां से बनेगा ये, ठीक है। एडी कोड ने बेसिकली क्या होता है कि आपके कंपनी का नियर बाय जो भी पोर्ट है वहां पर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद है अदर डॉक्यूमेंट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। जैसा प्रोडक्ट वैसा डॉक्यूमेंट। एग्रो प्रोडक्ट के लिए अलग एफएसएसआई लाइसेंस वगैरह रहेगा। अगर कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट रहेगा। केमिकल के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, मेटल के लिए अलग रहेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बॉडीज, ठीक है। अभी इतना बड़ा ग्लोबल ट्रेड है, 190 कंट्रीज के बीच में सारा ट्रेड होता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे कुछ बॉडीज है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ग्लोबल ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करती है। और इनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो वर्ल्ड वाइड सेम होते हैं, ठीक है। जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस है जिनीवा में। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ब्रसल में। एंड यूनाइटेड नेशन, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये चार ऐसी ग्लोबल बॉडीज है जो ग्लोबल ट्रेड के
ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करती है। ठीक है। इसके अलावा डोमेस्टिक लेवल पर भी, यानी अंडर इंडियन गवर्नमेंट, कुछ ऐसी बॉडीज है जो लोकल लेवल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करती है। जैसे टॉप पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है। बट जो स्पेसिफिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए है, फॉरेन ट्रेड के लिए है, जो एक डेजिग्नेटेड बॉडी है गवर्नमेंट की, दैट इज डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, फॉरेन ट्रेड के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है डोमेस्टिक लेवल पर, ठीक है, वो डीजीएफटी ही बनाता है। ठीक है। जैसे किस फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर बैन है, व्हीट फ्लोर के ऊपर बैन है, तो वो बैन हटाने का काम भी डीजीएफटी का है, बैन लगाने का काम भी डीजीएफटी का है। ठीक है। अभी डीजीएफटी क्या चाहती है? डीजीएफटी यानी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इंडिया से जितना ज़्यादा हो सके उतना एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे। इसलिए डीजीएफटी क्या करती है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने इंडस्ट्री वाइज काफ़ी सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल देखो, एग्रो प्रोडक्ट के लिए अपेडा हो सकता है, मरीन प्रोडक्ट के लिए एम्पेडा हो सकता है, किसी को स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना है तो उनके लिए स्पाइसेस बोर्ड हो सकता है, किसी को टी कॉफ़ी एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए टी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड है, किसी को इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, हैंडीक्राफ्ट के लिए हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। अभी लेटेस्ट जो बजट आया था उसमें मखाना बोर्ड का अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है। तो इंडस्ट्री वाइज गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए हैं। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक्सपोर्टर को काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है। अगर उनको बायर का डेटा चाहिए, सप्लायर का डेटा चाहिए, उनको अगर प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, ठीक है, एवरीथिंग। ठीक है। ठीक है। अभी जस्ट मैंने अभी आपको कहा है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है। तो बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्टर को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे इंसेंटिव्स देते हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी सारे इंसेंटिव्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इंपोर्ट इंसेंटिव। बट ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट इंपोर्ट को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि इंपोर्ट पर काफ़ी सारे टैक्सेस होते हैं। ठीक है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी है कि जिसके ऊपर जीरो टैक्सेस है इंडिया में, इंपोर्ट इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। बट ओवरऑल जो है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ही बढ़ाना चाहती है। ठीक है। अभी यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इंपोर्ट इंसेंटिव। ठीक है। बट ये जो इंपोर्ट इंसेंटिव आपको, ये जो दो इंसेंटिव आपको दिख रहे हैं, ये अल्टीमेटली एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ही है। ठीक है। सो फर्स्ट इंसेंटिव आपको दिख रहा है ईपीसीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है। इंपोर्ट एट 0% कस्टम ड्यूटी। ठीक है। अभी यहाँ पर क्या दिया है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स। ठीक है। अगर आपको कुछ फैक्ट्री कुछ सेटअप करना है आपको फॉर एनी प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए अगर आपको कुछ मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो वो मशीनरी इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है, बट है तो काफ़ी हाई प्राइस में अवेलेबल है, या तो है ही नहीं, या तो इंडिया में वो मशीनरी अवेलेबल नहीं है। तो वो केस में आप क्या कर सकते हो कि किसी भी फॉरेन कंट्री से जहाँ पर ये मशीनरी अवेलेबल है वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको कोई गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। बट गवर्नमेंट की कंडीशन है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है। कंडीशन क्या होती है कि जितना भी आप टैक्स बचा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने 1 CR का आपने मशीनरी इंपोर्ट किया है, उसके ऊपर टोटल आपका टैक्स जा रहा है सारा जीएसटी यानी इम्पोर्ट ड्यूटी पकड़ के 30% जा रहा है, यानी 30 लाख जा रहा है। तो गवर्नमेंट आपसे ये कह रही है अंडर ईपीसीजी लाइसेंस कि आप हमको 30 लाख रुपीज पे मत कीजिए, बट इसके अगेंस्ट में आप हमारी एक कंडीशन फुलफिल कीजिए। और वो कंडीशन क्या है कि जितना भी टैक्स आपने बचाया है, दैट इज 30 लाख हमने बचाया है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि 30 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 1.8 CR। तो गवर्नमेंट आपको ये कह रही है कि 1.8 CR का आप हमको एक्सपोर्ट शो कीजिए कि आपने 1.8 CR का एक्सपोर्ट शो किया है, और इसका टाइमलाइन है 6 ईयर। 6 साल के अंदर अंदर आपको 1.8 CR का एक्सपोर्ट शो करना है गवर्नमेंट को। तो आपकी वो फाइल क्लोज हो जाएंगी, 30 लैक्स वाली जो फाइल है वो क्लोज हो जाएंगी। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि अल्टीमेटली ये एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ही है।
सेकंड जो इम्पोर्ट इंसेंटिव आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दैट इज एडवांस लाइसेंस, एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस। ठीक है, इसमें आप रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर सकते हो जिसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना गवर्नमेंट को। ठीक है, मशीनरीज तो आ गई, बट मशीनरीज के अंदर आपको रॉ मटेरियल भी फीड करना पड़ेगा और फिनिश प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो अंडर एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस आप रॉ मटेरियल भी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना है। बट इसकी भी एक कंडीशन है। इसकी कंडीशन ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपने रॉ मटेरियल इंडिया में इंपोर्ट किया है, तो आपका जो सेलिंग प्राइस रहेगा, जो फिनिश प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस रहेगा, दैट शुड बी मोर देन 115 रुपीज़ पर केजी, यानी 15% का वैल्यूडेशन होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, तो इंपोर्ट के ऊपर भी गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है, बट अंडर टर्म्स एंड कंडीशन। अल्टीमेटली वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ही है। ठीक है, अभी हम देखेंगे एक्सपोर्ट इंसेंटिव। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको दो इंसेंटिव देती है। फर्स्ट इंसेंटिव डीपी के, डेट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है, तो ड्यूटी ड्रॉबैक इट कैन बी 1%, इट कैन बी 2%, इट कैन बी 3%, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, ऑन द एफओबी वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है और उसके ऊपर 2% इंसेंटिव है, 2% ड्यूटी ड्रॉबैक है। ठीक है, और आपका एफओबी वैल्यू आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए आ रहा है। ठीक है, तो 10 लाख के हिसाब से 2% यानी 20,000 का जो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देंगी, ड्यूटी ड्रॉबैक देंगी, यानी वो 20,000 रुपीज़ गवर्नमेंट डायरेक्टली आपके करंट अकाउंट में डाल देगी एज अ इंसेंटिव, कि भाई आपने एक्सपोर्ट किया है, आपने फॉरेन करेंसी लाया है, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये 20,000 का रिवॉर्ड है। ठीक है, सेकंड इंसेंटिव है RODTEP, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ये भी इंसेंटिव, ये भी आपको मिलेगा। पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट वाला जो इंसेंटिव डायरेक्टली आपके करंट अकाउंट में आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। सेकंड वाला जो इंसेंटिव है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं मिलेगा, बट आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट, जिसको आप बेच सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ड्यूटी ड्रॉबैक भी 2% मिल रहा है, RODTEP भी 2% मिल रहा है, टोटल 40% का इंसेंटिव हो गया वो। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको दोनों इंसेंटिव देती है, ड्यूटी ड्रॉबैक एंड RODTEP। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, आपने किसी मैन्युफैक्चर से परचेस किया, मर्चेंट एक्सपोर्टर है ना, आप बेसिकली ट्रेडर हो, आपने किसी मैन्युफैक्चर से कुछ परचेस किया है। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीज़ का कुछ परचेस किया है जिसके ऊपर 18% GST है, तो आपने 18,000 उसको पे कर दिया, तो वो 18,000 भी आपको वापस मिल जाएगा, डायरेक्टली आपके करंट अकाउंट में आ जाएगा वो, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो जीरो रेटेड सप्लाई में आता है। टैक्सेस कैन नेवर बी एक्सपोर्टेड। ठीक है, 99% प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता है। ठीक है, इंडिया से हम मोर देन 10,000 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से 99% प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, काफ़ी कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स ही होंगे जिसके ऊपर टैक्स है। वो भी टैक्स क्यों है कि गवर्नमेंट उसका सप्लाई चेन कंट्रोल करना चाहती है। ठीक है, इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंटरनेशनल लेवल पर ये कॉमन रहता है, इनको टर्म्स एंड पेमेंट टर्म्स। ठीक है, स्क्रीन पर आपको कुछ दिख रहा है, एक्स वर्क, FOB, C&F, CIF, ये क्या है, इनको टर्म है, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। इन शॉर्ट ये क्या डिलीवरी टर्म है। ठीक है, अभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर नासिक में आपका फैक्ट्री है या फिर वेयर हाउस है और आपका इंपोर्टर है दुबई में। ठीक है, तो नासिक से लेके दुबई तक का एक ट्रांसपोर्टेशन भी रहेगा। ठीक है, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, इंश्योरेंस का कॉस्ट कौन कहाँ तक बेयर करेगा, यानी इंपोर्टर कहाँ तक बेयर करेगा, एक्सपोर्टर कहाँ तक बेयर करेगा, ये डिसाइड होता है। क्योंकि नासिक से दुबई के बीच में काफ़ी सारे ऐसे बीच में चेक पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम ग्लोबल ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, टोटल 11 इनकोडम्स रहते हैं, तो उसमें से किस इनकोडम में काम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया एक्स वर्क। ठीक है, अगर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई एक्स वर्क इनकोडम में काम करना है, तो यहाँ पर एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई नासिक में जो उसका फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, वो सिर्फ वहाँ पे मटेरियल रेडी करके छोड़ देगा। ठीक है, बाद में इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई नासिक के फैक्ट्री वेयर हाउस से लेके उसके फैक्ट्री वेयर हाउस तक का जो भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट रहेगा वो इंपोर्टर के अकाउंट में रहेगा। ठीक है,
जितना भी इंपोर्ट ड्यूटी है, पोर्ट चार्जेस है, कंप्लीटली पूरा इंपोर्टर के अकाउंट में रहेगा। सिमिलरली एफओबी रहता है, सी एंड एफ रहता है, सीआईएफ रहता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एफओबी एंड सीआईएफ। एफओबी एंड सीआईएफ ये सबसे ज़्यादा इनको टर्म यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एफओबी यानी क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड, बोर्ड यानी क्या रहता है कि वो वेसल, वो जहाज जिसके ऊपर आपके कंटेनर्स लोड होके शिपमेंट हो जाएगा। ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड यानी कंटेनर को जहाज के ऊपर फ्री कर देना, फ्री ऑन बोर्ड। अगर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई एफओबी इनकोडम में काम करना है, तो एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई फॉर एग्जांपल नासिक में आपका फैक्ट्री वेयर हाउस है, वहाँ से आपका ट्रक निकलेगा, नवा शाह पोर्ट मुंबई में आएगा, वहाँ पर जो भी पोर्ट की एक्टिविटीज़ है, कस्टम क्लियरेंस चार्जेस है, सब कुछ, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस है, लेबर चार्जेस है, वॉट एवर इट इज़, यानी कंटेनर जब तक वो शिप के ऊपर ऑन बोर्ड नहीं होता वहाँ तक, ठीक है, वहाँ तक के जो भी कॉस्ट है, जो भी रिस्क है, जो भी इंश्योरेंस है, वो सारा एक्सपोर्टर के अकाउंट में रहेगा। ठीक है, तो आपका एक्सपोर्ट प्राइस फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पर केजी है, तो आपका एफओबी प्राइस चले जाएगा 110 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो अगर आपका इनवॉइस आपका बन रहा है एक्स वर्क वाला, दैट शुड बी 100 रुपीज़ पर केजी। अगर आपका एफओबी में इनवॉइस बन रहा है तो आपको 110 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बनाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जो भी इंसेंटिव देती है, अभी जो हमने डिस्कस किया था एफओबी एंड सी एंड, ठीक है, सॉरी, अभी जो हमने इंसेंटिव डिस्कस किया था, ड्यूटी ड्रॉबैक एंड आरओडीटीपी, वो आपको एफओबी वैल्यू पर मिलेगा, यानी आपको 100 रुपीज़ पर केजी पर नहीं मिलेगा, वो 110 रुपीज़ पर केजी पर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक सी एंड एफ रहता है, सी एफ रहता है। सी एफ में क्या रहता है कि आपको सपोज फॉर एग्जांपल आपका इंपोर्टर अगर दुबई में है, तो दुबई का जो पोर्ट है जेबेलली पोर्ट, तो न एफओबी कॉस्ट पर आपको ऐड करना पड़ेगा ओशन फ्रेट। ओशन फ्रेट कहाँ से कहाँ तक, नवा शाह पोर्ट मुंबई से लेके जेबेलली पोर्ट तक, जेबेलली पोर्ट दुबई तक। इसमें एफओबी कॉस्ट में आपका ये भी ऐड हो जाएगा, ओशन फ्रेट भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली लास्ट इनकोडम रहता है डीडीपी, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। इसमें एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जहाँ पर नासिक में आप जो भी आपका फैक्ट्री वेयर हाउस है, वहां से लेके आपको पहुंचाना पड़ेगा दुबई में इंपोर्टर का जो फैक्ट्री वेयर हाउस है, वहां तक आपको पूरा ट्रांसपोर्टेशन ऐड करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली जो आपका एक्सफर प्राइस, अगर आप एक्सफर इनवॉइस इनवॉइस अगर आपका 100 रुपीज़ पर केजी में बनता है, तो आपका डीडीपी प्राइस बनेगा 130 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो ये रहता है इनपुट टर्म। उसके बाद रहता पेमेंट टर्म्स। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पेमेंट टर्म में फर्स्ट है एडवांस पेमेंट टर्म। ठीक है, तो जब भी हमारा सेशन रहता है, हमारे क्लासेस रहते हैं, तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 100% एडवांस पेमेंट टर्म आपको कब कब आ सकता है, किस किस सिचुएशन में आ सकता है। ठीक है, जितने भी पास जितने भी बैचेस है, ठीक है, काफ़ी लोगों ने वो तरीका अपनाया है और काफ़ी लोगों को 100% एडवांस पेमेंट मिला है। ठीक है, उसके बाद होता है एडवांस पेमेंट टर्म में भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक रहेगा आपका फुल एडवांस, एक रहेगा पार्ट एडवांस, 30% एडवांस, 40% एडवांस, 50% एडवांस। ठीक है, उसके बाद रहता है लेटर ऑफ क्रेडिट, ये भी सेफ पेमेंट टर्म है। लेटर ऑफ क्रेडिट यानी क्या रहता है कि एक टाइप का बैंक गारंटी होता है। ठीक है, जिसमें एक्सपोर्टर को गारंटी रहती है, इंपोर्टर की बैंक गारंटी रहती है कि भाई इंपोर्टर के बिहाफ में इंपोर्टर की बैंक एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगी। तो इसमें काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है जो कि काफ़ी इजी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी है ये। ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, कभी कभी बायर जो है, इंपोर्टर जो है, ठीक है, अगर फुल कंटेनर है तो वो पूरा 100% अमाउंट नहीं रहता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है, वैल्यू भी ज़्यादा रहता है, अमाउंट भी ज़्यादा रहता है, तो ही प्रीफर नॉट टू पे इन 100% एडवांस। बट अगर वो 100% एडवांस पे नहीं कर रहा है, सो मेक श्योर कि आपको एलसी तो भी मिल जाए। ठीक है, एलसी में आपको गारंटी रहती है पेमेंट की। ठीक है, इसके बाद दो पेमेंट टर्म और है, डीपी एंड डीए। डीपी यानी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट या फिर कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, और एक होता है डीए, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो ये जो दो पेमेंट टर्म है, थोड़े रिस्की कैटेगरी के पेमेंट टर्म होते हैं, बट इसको भी हम इजीली काउंटर कर सकते हैं। गवर्नमेंट के कुछ एजेंसी है, ठीक है, कुछ इंश्योरेंस कंपनी है, पेमेंट वाले इंश्योरेंस कंपनी है, तो एक्सपोर्ट इतना सेफ है कि अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पेमेंट करेंगी, इतना सेफ है एक्सपोर्ट। ठीक है,
इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ये लॉजिस्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। तो जब हमारा सेशन स्टार्ट होगा तो मैं आपको सारा बताऊंगा, 20 फीट का कंटेनर क्या होता है, 40 फीट का कंटेनर क्या होता है, ग्रॉस वेट क्या होता है, नेट वेट क्या होता है, कंटेनर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। शिपिंग कंपनी कौन होती है, क्या करती है। ठीक है। अगर आपको बाय सी एक्सपोर्ट करना है तो वो केस में शिपिंग कंपनी रहेंगी, बाय एयर एक्सपोर्ट करना है तो वो केस में एयरलाइन रहेगी। उनके क्या क्या चार्जेस होते हैं। एक कंसेप्ट रहता है ब्रेक बल्क, ब्रेक बल्क वाला भी एक कंसेप्ट है जिसमें ये तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, JSW, टाटा स्टील है, वो सब ब्रेक बल्क में काम करती है, यानी पूरा वेसल में काम करती है वो, इन शॉर्ट। ठीक है। अभी इसके अलावा गवर्नमेंट का रूल है कि कोई भी इंडिया का रिसोर्सेस आप इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री में आप सेल कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो पोर्ट पर उसका, ठीक है, कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है। अगर आप दुबई में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फिर वो वहाँ नवा शाह पोर्ट जाएगा, तो नवा शाह पोर्ट में कस्टम क्लियरेंस की एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है। अगर आप बाय एयर एक्सपोर्ट करना है तो जो भी एयरपोर्ट रहेगा वहाँ पर कस्टम क्लियरेंस की एक्टिविटी होती है। अगर आपको नेपाल में एक्सपोर्ट करना है बाय रोड, ठीक है, तो बॉर्डर पर भी कस्टम ड्राई पोर्ट्स होते हैं, लैंड कस्टम रहता है वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी कस्टम क्लियरेंस होता है। तो इन शॉर्ट कोई भी रिसोर्सेज आप एक्सपोर्ट कीजिए तो विदाउट कस्टम क्लियरेंस, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करो, एनी प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, एनी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो विदाउट कस्टम क्लियरेंस वो इंडिया के बाहर जा नहीं सकता है। ठीक है। तो ये कस्टम क्लियरेंस की एक्टिविटी वो ये पोर्ट पर होती है। ठीक है। कस्टम क्लियरेंस यानी क्या होता है। ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका पोर्ट पर चेकिंग होता है, गवर्नमेंट के साथ रिकॉर्ड कीपिंग होता है, आप किसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या प्राइस में एक्सपोर्ट कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे हो, एवरीथिंग सारा कस्टम क्लियरेंस का पार्ट होता है। बट ये जो जितना भी पोर्ट का काम होता है ना, ये आपको नहीं करना पड़ेगा, आपके बिहाफ में कस्टम हाउस एजेंट ये करता है। ठीक है। एक्सपोर्टर को वो अलाउ भी नहीं है करना, पोर्ट की एक्टिविटीज करना, वो सारा CHA करता है। तो आपको CHA अपॉइंट करना पड़ेगा, कस्टम हाउस एजेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा, वो सारी एक्टिविटी करेगा पोर्ट्स की। ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपको कुछ बाहर के कंट्री का रिसोर्स है, अगर आपको इंडिया में इंपोर्ट करना है, तो विदाउट कस्टम क्लियरेंस वो इंडिया में आ नहीं सकता है, इंडिया में एंटर नहीं हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट के टाइम पर पोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस होगा, तो कस्टम क्लियरेंस होने के बाद आपको एक प्रूफ दिया जाएगा, दैट इज बिल ऑफ एंट्री, कि आपका कस्टम क्लियरेंस हो चुका है, अभी आप इसको डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में लेके जा सकते हो। ठीक है, यानी आप इंडिया में इसको रीसेल कर सकते हो। सेकंड है, एक्सपोर्ट के केस में अगर आपका कस्टम क्लियरेंस हो गया पोर्ट पर, ठीक है, तो कस्टम क्लियरेंस होने के बाद आपको एक पोर्ट जो है, जो कस्टम है, पोर्ट है, वो आपको एक डॉक्यूमेंट देता है जिसको कहा जाता है शिपिंग बिल। ठीक है। शिपिंग बिल एक बार आपका बन गया, नाउ यू कैन डिस्पैच इट आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया आप उसको बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद होता है बिल ऑफ लेडिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है। बिल ऑफ लेडिंग जो रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है। ठीक है। एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल एंड बिल ऑफ लेडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। काफ़ी हमारे पेमेंट टर्म्स भी है जो बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर डिपेंडेंस होता है। बिल ऑफ लेडिंग यानी क्या होता है कि जैसी फॉर एग्जांपल अगर अगर आप नवा शाह पोर्ट मुंबई से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जैसे ही आपका जो वेसल है, जहाज है, वो निकल जाता है। ठीक है। वो निकलने के बाद जो शिपिंग लाइन है वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है जिसको कहा जाता है बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है। ये बिल ऑफ लेडिंग एज अ एक्सपोर्टर हमारे काम का नहीं रहता है, बट ये काम का रहता है, बट उसके उसके लिए आपको सिर्फ स्कैन कॉपी आपके पास रखना पड़ता है। बट ये इंपॉर्टेंट होता है इंपोर्टर के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बिल ऑफ lading जब तक ये इंपोर्टर को नहीं मिलता है, तब तक इंपोर्टर उसके कंट्री के पोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस करके वो मटेरियल जो आपका कंटेनर है वो लेके जा नहीं सकता पोर्ट के बाहर। तो बिल ऑफ lading काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो बिल ऑफ lading रहता है, अगर आप बाय सी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो बिल ऑफ lading रहेगा, बाय एयर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एयरवे बिल रहेगा। ठीक है। अगर आपको बाय रोड एक्सपोर्ट करना है तो LR रिसिप्ट रहेगा, लॉरी रिसिप्ट रहेगा। ठीक है। इसके बाद होता है कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट के केस में काफ़ी सारे इंपोर्ट ड्यूटी होते हैं। ठीक है। बट मैंने कहा है कि एक्सपोर्ट के केस में 99% प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता है, गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं ले रही है। ठीक है। CHA क्या होता है, CHA का मैंने रोल बता दिया। CHA कस्टम हाउस एजेंट रहता है, वो पोर्ट की सारी एक्टिविटीज करता है ऑन बिहाफ ऑफ एक्सपोर्टर। ठीक है।
तो सीएचए के पास लाइसेंस होता है कस्टम क्लियरेंस करने के लिए, ठीक है। सो एज ए एक्सपोर्टर आपका मेन टास्क क्या होना चाहिए? एज ए एक्सपोर्टर आपका मेन टास्क है, सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए। इट शुड बी लो कॉम्पिटिटिव, हाई मार्जिनल, इट शुड बी न्यू, यूनिक, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो सेशन में हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है, उस प्रोडक्ट्स के रिलेटेड सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जिस कंट्री में है, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करना, शॉर्टलिस्ट करना है टारगेट कंट्रीज को, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका डिमांड है, नीड है, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग द बायर। जो कंट्री आपने सिलेक्ट किया है, उस कंट्री में आपको बायर ढूंढना है, ठीक है। इंक्वायरी जनरेट करना है, उनको कॉस्टिंग करके उनको ऑफर देना है, ठीक है। प्राइस मैच करना है, सैंपल अप्रूव करना है, बिजनेस डेवलपमेंट करना है, ठीक है। एंड इसके बाद कुछ प्री एंड पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट रहते हैं, तो इसमें से आपको सिर्फ प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स ही बनाने पड़ेंगे। कमर्शियल इनवॉइस रहेगा, प्रोफार्मा इनवॉइस रहेगा, पैकिंग लिस्ट रहेगा, ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स ही रहते हैं जो आपको बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा भी और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट वो आपको एज ए एक्सपोर्टर आपको नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। मोर देन 50% जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सीएचए बनाता है एक्सपोर्टर के लिए। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। या यस, थैंक यू शुभम सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड सर ने बेसिकली एक ओवरऑल जर्नी एक्सप्लेन किया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, राइट फ्रॉम प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके क्या क्या लाइसेंसेस कंप्लायंसेस होते हैं, एंड फिर कौन से कंट्रीज में क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्या क्या नॉर्म्स है, अलोंग विद पेमेंट टर्म्स कैसे होती है। बहुत सारी चीजें आज हमें शुभम सर ने इस वेबिनार में गाइड किया है। अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर हम आपके क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, आपको कौन सा प्रोडक्ट करना है, कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, या आपका आपको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप सारे क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हो। फर्स्ट हम चैट बॉक्स के क्वेश्चंस देंगे, आपके क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डालिए सो दैट हम इंटरप्शंस कम रहेंगे। फिर उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हम अनम्यूट करने का परमिशंस भी देंगे। सो बिफोर दैट हमारे साथ आज हमारे एक पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, जो हमारे एलुमना है जगदीश वराय जी, जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, और आज अच्छा इसमें काम करे, अच्छे अपने एक्सपोर्ट करे। तो हम हमारे हर प्रोग्राम में हमारे एलुमनाई को एक मौका देते हैं अपने बारे में एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचे, एंड अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करे एंड थोड़ा नेटवर्क बनाए। सो जगदीश जी, वेलकम, एंड प्लीज आपके बारे में बताइए। मेरा नाम जगदीश वराले है और मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से हूँ। और मेरी एफपीओ है, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। यानी कि एग्री में हम हमारा काम चालू है फिलहाल। और दिसंबर या जनवरी में हमने उद्योग वर्धिनी का क्लास किया था नासिक में। और वो शुभम राव सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया था कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसा करने का। तो उस नॉलेज की वजह से आज हमारी जर्नी चालू हो गई वहां से। तो अभी फिलहाल हमने ओनियन का कुछ काम किया, जैसे वियतनाम में हमारे 4-5 कंटेनर गए अभी तक ओनियन की। और दूसरा अभी फिलहाल कल ही मेरा एक बाजरे का जो यहाँ नहीं था, लेकिन हमने वो राजस्थान से मंगवा के मुंद्रा पोर्ट से वो दुबई भेज दिया कल ही। और हमारा मेन काम जो है इधर हमारे एरिया में जो है तो टर्मरिक का काम है, क्योंकि ये नांदेड़ हिंगोली परभणी ये साइड जो है हमारी महाराष्ट्र में, यहाँ पे टर्मरिक ज्यादा है। तो अभी हमारा फोकस टर्मरिक के ऊपर है। और ये हम जुड़े वाले हैं जो जो 300 फार्मर जुड़े वाले हैं। तो अभी फिलहाल काम चालू है और ये जर्नी स्टार्ट हो गई। जो उद्योग वर्धिनी ने हमें जो कुछ भी वहाँ पढ़ाया, जो शुभम राव सर थे उन्होंने 2 दिन का सेशन किया, उसकी वजह से बहुत हमें वो फायदा हो गया। और वो नॉलेज अभी बहुत काम में ये हो रहा है। और ये बहुत ही सीधा बिजनेस है। जो डोमेस्टिक में रिस्क है कि कैसा हम पेमेंट का रिस्क डोमेस्टिक में बहुत है, ये थोड़ा भी रिस्क नहीं है। एक्सपोर्ट में थोड़ा बहुत कैसा है, थोड़ा समझ में आना चाहिए कैसा करने का क्या नहीं। एक बार समझ में आ गया तो बहुत बड़ा बिजनेस है। और ये जो अपन अपने एक देश का सोचते कि भाई चलो या अपनी कंट्री में कैसा माल यहाँ पे सेल करने का, तो पूरी दुनिया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने को ये करने में। और कैसा है
रेट में भी बहुत फर्क रहता है। कुछ कुछ देश ऐसे है वहाँ पे एग्री का कोई आताज नहीं, वो खेती नहीं है वहाँ पे। तो ये सब अपने ऊपर डिपेंड है। बहुत अच्छा है सब, ट्राई करने में और कुछ ये करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा बिजनेस है और करना जरूरी है, सबने थोड़ा ये करके करना चाहिए। थैंक यू सर। जगदीश जी, एक बार वो आपका पेमेंट टर्म भी बता दीजिए। हाँ हाँ पेमेंट सर, टर्म वो क्या था? कैसे, हाँ एलसी में मैंने काम किया था सर। कुछ ग्रेट। ओनियन ओनियन का काम मैंने एलसी में किया था। और ये जो बाजरे का है, बाजरा मैं अभी दुबई भेजा हूँ। वो दुबई में मैंने डीपी में काम कर दिया है सर। ठीक है। और वो 30% हाँ एडवांस भी आया था ना आपको? हाँ, वो ओनियन में आया था सर अनियन शुरुआत में में। आया था ना, हाँ। हाँ 30% एडवांस आया और बाकी का एलसी में काम किया था। 70% सेफ। एलसी में काम किया था। परफेक्ट, और परफेक्ट। सर खाली ये दुबई मार्केट छोड़ दिए तो बाकी बहुत हाँ। अच्छा है। थोड़ा दुबई में थोड़ा डिफिकल्ट है शुरुआत में, क्योंकि हम्म। आपने लोग वहां पे बैठे वाले हैं तो थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है सर, अभी फिलहाल वियतनाम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने लिए, क्योंकि वहां पे रेट में भी बहुत अच्छा है, रेट भी। और एग्री कमोडिटी के लिए बहुत अच्छा है सर वियतनाम अभी फिलहाल। ठीक है। और वो अनियन का आप मेरे को रेट बता सकते हो कि आपने क्या रेट में परचेस किया और आपका सेलिंग प्राइस क्या था? सर मैं अभी इंडियन रुपए में, उधर तो डोम बोलते हैं वो रुपए को। हाँ। तो यहाँ पे हमने सर 15 रुपए में ओनियन खरीदा था। और हम्म। एक 7-8 रुपए जो वेसल का जो अपना शिपिंग है खर्चा बोले तो 23 रुपए तक गया था। और वहाँ हमें रेट मिला सर 44 रुपए। ग्रेट, वाह। ग्रेट। हाँ पेमेंट टर्म भी वहाँ रेट सिक्योर मिला है और सर। मार्जिन भी काफी अच्छा है। ग्रेट। बहुत अच्छा मार्जिन है सर, दुबई से तो काफी ज्यादा अच्छा है। और कैसा है, और आपने नजदीक है, कुछ ऐसा ये भी नहीं है। 21 दिन का पूरा टाइम पीरियड था ट्रांजिट वो। टाइम है, हाँ। पूरा पेमेंट, हाँ ट्रांजेक्ट टाइम, पेमेंट आने का 21 हम्म। दिन में पैसे वापस आ गए सर वहां से। बढ़िया। यस सर, ग्रेट, यस ग्रेट, ग्रेट। यस। ग्रेट। सो दो चीजें और जो अच्छी सीखने मिली वो है कि पेमेंट टर्म्स यूजुअली जो सिक्योर्ड पेमेंट टर्म है आपका पूरा 100% आपने सिक्योर किया, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट से लेके डीजी, ये मेथड में बहुत कम लोग काम करते हैं और इसी में ही लोग नुकसान कर लेते हैं। जो जो अच्छा नॉलेज लेके नहीं आते इस इंडस्ट्री में, इसी में लोग नुकसान करते हैं। और दूसरा आपने कि ऐसे मार्केट में कर रहे कि जो इसका जिसपे ज्यादा लोग फोकस नहीं कर रहे, वियतनाम जैसा मार्केट, अभी सब लोग दुबई में बहुत लोग फोकस कर रहे हैं, बट वेर एज आपको दुबई में कंपटीशन भी ज्यादा है, फिर आपको इतना हाई बहुत। मार्जिन भी नहीं मिलेगा। 26 रुपए का आपको शायद 30-35 रुपए मिलेगा। बट ऐसे मार्केट में आपने फोकस किया वियतनाम जैसे कि जहाँ पे आपको मार्जिन सिग्निफिकेंटली हाई मिले। तो ग्रेट, बहुत अच्छा लगा जगदीश जी आपका थैंक स्टोरी सुन के। एंड थैंक यू। विश ऑल द बेस्ट। एंड आई थिंक आपने जनवरी में किया तो हो, काफी कम टाइम में आपने अच्छा पिकअप किया है। यस यस। बहुत अच्छा लगा। यस, थैंक यू, बीच थैंक यू बीच में एंड सर ऑफ कोर्स। शुभम सर से हमने गाइडलाइन बहुत बार ली, बीच में उनको कॉल करने के बाद उन्होंने बहुत समझाया। और वेबसाइट बनाने का काम ये सब उनके, हाँ, इसके ऊपर ही हुआ था हमारा तो उनकी वजह से। मेरा लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है। यस यस सर, यस। यस सर। यस, ओके। ग्रेट, थैंक यू। ग्रेट। सो यस आई मीन बहुत मतलब शुभम सर पर्सनली एक एक्सपोर्टर है, बट जो ये इतने लोगों को खड़ा कर रहे हैं तो एक नोबल कॉज की वजह से, कि इट्स नॉट जस्ट कि इंडिविजुअल गेन्स की वजह से नहीं, बट ये इतना लोगों को हम सब एक साथ जब खड़ा करते हैं तो इंडिया का पोजीशन हम स्ट्रांग बना रहे हैं, इंडिया का एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। इतने सारे लोग हम रूरल में खड़े कर रहे हैं और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे एक ओवरऑल इंडिया का डोमिनेंस बढ़ रहा है, इंडिया का पोजीशन बढ़ रहा है। एंड आप जिससे इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स है कि जिनका एक अच्छा सस्टेनेबल लाइफ इसमें हो सकता है, एक बहुत अच्छा आप खुद का फैमिली ग्रो कर सकते हो, तो यही चीज में एक पैशन है और यही चीज में एक सेटिस्फैक्शन मिलता है रादर, कि खुद पैसे कमाने से ज्यादा जब कोई हमारे पार्टिसिपेंट 4 पैसे कमा लेते हैं तो इसमें हमारा सेटिस्फैक्शन है। एंड ग्रेट टाइम है शुभम सर का जो ये सपोर्ट है, नॉट जस्ट ट्रेनिंग बट पोस्ट प्रोग्राम आपको जो भी सपोर्ट लगता है ये हम सारा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड आपको एक ऐसा कम्युनिटी भी देते हैं कि जहाँ पे जगदीश जैसे सारे हमारे जो एक्सपोर्टर्स है वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है। तो आपको जो जैसे सर ने बताया कि रॉ मटेरियल कहीं और से सोर्स करके दिया, तो ऐसा आप भी कर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है। तो नाउ हम क्वेश्चंस पे शुरू करते हैं, बहुत लोगों के क्वेश्चंस आए हैं
एंड जगदीश जी आपका नंबर भी भेज दीजिए चैट बॉक्स पे, आपके नंबर, सिटी यस वगैरह सर, सारे डिटेल्स, सो दैट लोग आपको यस कनेक्ट यस कर पाए, यस, कांटेक्ट कर यस पाए। सर, यस, यस। थैंक ओके। यू। ओके, सो नाउ अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो एक क्वेश्चन आया कि सर, कैन आई स्टार्ट द बिजनेस ऑन माय फादर्स नेम हु इज 61 ईयर ओल्ड? आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड आई कैन नॉट स्टार्ट ऑन माय ओन नेम। तो फादर्स के नाम पे स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हो, या फिर आप बेटर है कि आप अपने ब्रदर है या फिर कोई पार्टनर है, स्पाउस है, उसके नाम पर भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि आई थिंक गवर्नमेंट सर्वेंट को, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको अलाउ नहीं रहता है, ठीक है, कुछ फॉर्म वगैरह रजिस्टर करना उनके नाम पे। सो हाँ, पॉसिबिलिटी है, आपको अगर आपके फादर के नाम पे स्टार्ट करना, यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट। ओके ओके। अगला है कि सर, कौन सी टाइप की कंपनी रजिस्टर करें शुरुआत में? हाँ, सो अगर आपको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट विद द प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है, बाद में जब आपका बिजनेस ग्रो होगा, यू कैन जंप ऑन टू LLP प्राइवेट लिमिटेड, आप स्विच कर सकते हो। बट अगर आपको स्टार्ट करना है, सो आई विल रिकमेंड कि आपने प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट करना चाहिए। ओके सर, मार्केट का रिसर्च कैसे कर शुरुआत में? हाँ, मार्केट रिसर्च के लिए हमको नंबर स्टडी करना पड़ेगा। तो नंबर स्टडी करने के लिए एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक पोर्टल है, जिसके ऊपर हम लाइक अकाउंट वगैरह मैं बना के दूंगा, तो उसके ऊपर आप हम HS कोड वाइज, प्रोडक्ट वाइज हम स्टडी कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ग्लोबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ग्लोबल ट्रेड कितना है और टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी है। तो इसके लिए हमको प्रैक्टिकल नंबर स्टडी करने पड़ेंगे। तो इन बिटवीन द सेशन ये हो जाता है। ओके ओके सर, डिहाइड्रेटेड फ्रूट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सी कंट्री सुटेबल है? हाँ, तो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट के लिए देखो, वो अगेन है कि हमको सबसे पहले उस प्रोडक्ट का, चाहे वो बनाना पाउडर है या फिर अनियन पाउडर है, उसका हमको पहले HS कोड पता करना पड़ेगा। HS कोड के हिसाब से हम ट्रैक कर सकते हैं कि टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी है। तो उसमें से हम कंट्रीज को शॉर्टलिस्ट करेंगे जहाँ पर आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, एंड वी कैन स्टार्ट द ट्रेड। ठीक है, तो हमको नंबर ही स्टडी करना पड़ेगा इसके लिए। ओके, मतलब मतलब डेटा अवेलेबल है, डेटा बेसिस पे हम ये चीजें कर सकते हैं यस ऐसा? यस, हमको एक्चुअल में जितना भी इंपोर्ट का नंबर है या फिर इंडिया के एक्सपोर्ट का नंबर है, वो हमको स्टडी करना पड़ेगा, हमको नंबर स्टडी करना पड़ेगा इसके लिए। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो ये इन बिटवीन द सेशन हम प्रैक्टिकली इसको स्टडी कर लेंगे। ओके ओके। तो उसी बेसिस पे अगला है कि सूजी एंड मैदा जैसे प्रोडक्ट है, तो उसके लिए कैसे कंट्री चूज करें कि जहाँ पे मार्जिन्स भी अच्छे हैं और वहाँ पे डिमांड है? अब देखो, ये मैदा जैसे, सूजी मैदा जैसे जो प्रोडक्ट है, वो ऑलमोस्ट सारे कंट्री में कंज्यूम होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड या फिर जो भी है। ठीक है, इन इन द फॉर्म ऑफ बिस्किट, हर जगह उसका यूज़ है। तो ऑलमोस्ट सारे जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज है, सारे इसके कंज्यूमेबल हैं। ठीक है, बट हमको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस कंट्री में वो उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, और हमको ये भी स्टडी करना पड़ेगा कि वो कंट्री कितना क्वांटिटी, कितने नंबर में वो इंपोर्ट कर रही है। तो अगेन ये हमको इसका प्रैक्टिकली नंबर ही स्टडी करना पड़ेगा कंट्री सिलेक्शन के लिए। अगेन इसका नंबर ही हम स्टडी कर लेंगे, इन बिटवीन द सेशन ही कर लेंगे ये सारा। तो मेरे हिसाब से टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज, इट कैन बी USA, कनाडा हो सकता है, ये सबसे बड़ा मार्केट है। ओके। वैसे ही क्वेश्चन है कि बनाना पाउडर, जिंजर, गार्लिक पाउडर, इसके लिए क्या मार्केट है, कौन सी बड़ी कंट्रीज है? ठीक है, ये तो सेम, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है। हाँ। बट मैं इसमें थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे बनाना पाउडर है। तो बनाना पाउडर के लिए हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बनाना पाउडर एज अ रॉ मटेरियल किस इंडस्ट्री को कैटर कर सकता है। ठीक है, सो जैसे बनाना पाउडर जो है, वो उससे वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ है उसका, न्यूट्रास्यूटिकल में भी यूज़ है, बेबी फूड्स एंड ऑल इसमें भी यूज़ है। ठीक है, बस ये हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके मैन्युफैक्चरर्स कहाँ कहाँ पर है, किस कंट्री में कितने मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है, तो हमने ये भी आइडेंटिफाई कर दिया, तो हमारा कंट्री सिलेक्शन इजीली हो सकता है। ठीक है, और हमको फोकस करना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स को। ठीक है, जो इंपोर्टर रहेगा, इंपोर्टर की दो प्रोफाइल हो सकती है, या तो वो ट्रेडर रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल दुबई में कोई ट्रेडर है, वो आपसे परचेस करके उसके मार्केट में वो रीसेल कर देगा। या तो आप डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको कांटेक्ट कीजिए। तो मैन्युफैक्चरर के पास क्या होता है कि वो उसका रिक्वायरमेंट बल्क में रहता है, वो अच्छा वॉल्यूम दे सकता है आपको।
उसके पेमेंट टर्म, उसके इनको टर्म, ये सब कुछ ऑलरेडी डिफाइन रहेगा। ठीक है। तो ये जब इन बिटवीन द सेशन हमारा कंट्री सिलेक्शन रहेगा, कंट्री सिलेक्शन के बाद हम बायर आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली हम कवर कर लेते हैं। ओके। अगला है कि सर हाउ टू फाइंड बेनिफिट्स लाइक टीएमए, रॉड टैप, ड्यूटी हाँ। ड्रॉबैक, ये कैसे या ढूंढे? ये जितने भी गवर्नमेंट के इंसेंटिव है, ये इसके लिए गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, इंडियन ट्रेड पोर्टल। ठीक है। बट उसके लिए हमको जो प्रोडक्ट है उसका एचएस कोड स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। वो एचएस कोड हमको उस पोर्टल में डालना पड़ेगा और हमको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिल रहा है, आरओडीटीपी कितना मिल रहा है, और ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस टीएमए जो सिर्फ मोस्टली एग्रो प्रोडक्ट के लिए मिलता है, तो वो कितना मिलता है। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का जो साइट है उसके ऊपर ये मिल जाता है डेटा। ओके। ओके। और मतलब ऐसे किसी का सैंक्शन है या यूए ट्रेड में कुछ गड़बड़ी हो रही है, ट्रेड मतलब इंडिया और किसी कंट्री के साथ सैंक्शन हो गए, हाँ। ट्रेड सैंक्शंस आ गए, तो उस पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? बेसिकली देखिए, अभी तो हमारा कुछ कंट्री है जैसे पाकिस्तान वगैरह हो गया, उनके साथ कुछ हमारा कुछ ज़्यादा ऐसा ट्रेड हो नहीं रहा है। बट जहाँ तक बात है यूएसए की, यूएसए काफ़ी कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगाता है। ठीक है। यूएसए का जिस भी कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, जैसे ईरान हो गया, ठीक है, वेनेजुएला हो गया, रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है, तो यूएसए ने अगर इस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है, तो यूएसए उस कंट्री के साथ ऐसा कुछ लाइक डायरेक्ट ऐसा कुछ मेजर ट्रेड करता नहीं है वो। ठीक है। और बट एज ए इंडियन एक्सपोर्टर हम लोग उस कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ईरान हो गया। ठीक है। तो ईरान में हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, बनाना वगैरह काफ़ी हम एक्सपोर्ट करते हैं ईरान से। हम सैफरन वगैरह और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं वो भी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो हम सैंक्शन यूएस सैंक्शन कंट्रीज के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, बट हम डॉलर में काम नहीं कर सकते। तो हमको ट्रांजैक्शन पूरा आईएनआर में रखना पड़ता है। ठीक है। इंडिया का रशिया के साथ जो भी ट्रेड होता है पूरा आईएनआर में ही होता है, ईरान के साथ भी आईएनआर में ही होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों आईएनआर में ही सेटलमेंट होता है उसका। तो हम लोग सैंक्शन कंट्री के साथ भी हम काम कर सकते हैं। ओके। अगर कोई इसमें हमें लॉस हुआ तो गवर्नमेंट या इंश्योरेंस पे करते हैं क्या? हाँ, बट गवर्नमेंट का एक गवर्निंग एक एजेंसी है जिसका नाम है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर आपका पेमेंट टर्म सेफ नहीं है, तो वो केस में आपको ईसीजीसी का इंश्योरेंस लेना चाहिए, ईसीजीसी का पॉलिसी होना चाहिए। ठीक है। तो इनकेस अगर आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है, ठीक है, फ्रॉड भी हो जाता है, पेमेंट नहीं आता है, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो आपको पेमेंट करे। ठीक है। तो एक्सपोर्ट काफ़ी सेफ है, ये इंपोर्ट में नहीं होता है। इंपोर्ट के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, बट हाँ एक्सपोर्ट के लिए डेफिनेटली है। और जो गवर्निंग बॉडी ईसीजीसी, उन्होंने मेरे हिसाब से 400 400 500 500 करोड़ के सेटलमेंट किया है एक्सपोर्टर के साथ। ठीक है। ओके। ओके। यस। कुछ लोग के क्वेश्चंस है रिगार्डिंग द कोर्स, और कुछ क्वेश्चंस जैसे कि जो हम इन डेप्थ कोर्स में गाइड करते हैं, कि जैसे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन या आइडेंटिफाइंग मार्केट, तो इसका डेटा कहाँ से ले, इसका हम एक्चुअली इस प्रोग्राम में आपको इन डेप्थ इस पे सेशंस होते हैं। तो हम वो पोर्टल्स आपको नेविगेट करते हैं और एक्चुअल में रियल टाइम डेटा, तो आपको जो भी प्रोडक्ट पे काम करना है, या ऐसे क्या क्या टॉप प्रोडक्ट्स है कि जिसका मार्केट है, जिसमें टॉप अपॉर्चुनिटीज है, ये हम रियल टाइम प्रैक्टिकल लेवल पे हम इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। तो वो कुछ क्वेश्चंस हम इस कोर्स में ज्यादा अच्छे से आपको गाइड करेंगे। आज वेबिनार है तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो हम इतना इन डेप्थ नहीं कवर कर पाएंगे। और बहुत सारे लोगों के और क्वेश्चंस है, सो मैं कुछ लोगों ने हैंड रेज भी किए, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं कवर करता हूँ। बट बिफोर दैट कुछ लोगों ने कोर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैं कोर्स क्या है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। एंड आपको यहाँ पे वेबसाइट पे हमारा दिखेगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विद ग्लोबल मैनेजमेंट, ये हमारा प्रोग्राम है। 3 वीक्स का इस कोर्स का ड्यूरेशन है। इस 3 वीक्स में हम आपको इन डेप्थ सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू एक्सपोर्ट, ये सारा इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिवली हम आपको गाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वीडियो के द्वारा, कि ये देखो आपको कुछ सेशन के इंसाइट्स आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे सेशंस होते हैं, कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे हम रियल टाइम आपको अलग अलग टाइप के सर्च दिखा दे। इस टाइप की हमारी कम्युनिटीज है, ये आप देख सकते हो कि एक्सपोर्ट का हमारा कैसा कम्युनिटी है, कि जहाँ पे सारे एक्सपोर्टर्स कनेक्टेड है।
ये वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने स्क्रीनशॉट्स हमें शेयर किए, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारा सेशन हम आपको इस प्रोग्राम में इन डेप्थ 3 वीक्स हम इसमें गाइड करते हैं। ये देखो इस टाइप के चार्ट्स है जो अभी प्रीवियसली दिखाए, तो वैसे हम आपको इस कोर्स में गाइड करते हैं कि कैसे कौन से प्रोडक्ट है कैसे ढूंढे, वो हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। सो इस 3 वीक्स में क्या क्या चीजें होती है। फर्स्ट की हम फर्म एस्टेब्लिशमेंट करें, तो हमारा एक कंपनी एस्टेब्लिश हो जाए तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो ट्रेडिंग कंपनी बनाए, प्रोपराइटरी बनाए, प्राइवेट लिमिटेड करे, ये सारी चीजें हम आपको इसमें गाइड करते हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। फिर जो लाइसेंसेस है, तो शुरुआत में आपको आई कोड लगेगा। फिर और क्या क्या, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ईपीसीजी का लाइसेंस है, एडवांस लाइसेंस है, आइडेंटिटी कार्ड है, एसीआईएस है, स्टार हाउस एक्सपोर्ट लाइसेंस है। बहुत सारे टाइप के लाइसेंसेस है, नॉट नेसेसरी कि आपको सारे निकालने हैं। आपको हर एक स्टेप पे अलग अलग टाइप के लाइसेंसेस लगते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, टर्नओवर बढ़ता है, वैसे वैसे आपके लाइसेंसेस की कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती है। तो उस हिसाब से आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप क्या करना है वो हम आपको गाइड करते हैं। बहुत सारे लोग शुरुआत में ही सारे टाइप के लाइसेंसेस निकालते हैं, बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिसका आपको जरूरत नहीं है। तो हम आपको शुरुआत में बेसिक क्या करना है, फिर धीरे धीरे टर्नओवर बढ़ते बढ़ते आपको क्या कैसे और निकालना है, वो चीजें हम आपको गाइड करते हैं। फिर इसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए इसेंशियल क्या क्या है, तो बायर ढूंढना। बायर कैसे ढूंढे, ऑफलाइन तरीके क्या है, ऑनलाइन तरीके क्या है, कौन से वेब पोर्टल्स है, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर आप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके कैसे कर सकते हो, आपके नेटवर्क के द्वारा कैसे ढूंढ सकते हो, वेबसाइट बनाना है, लिंक्डइन है, ऐसे अलग अलग टूल्स के द्वारा आप कैसे ढूंढ सकते हो, ये चीजें हम आपको गाइड करते हैं। फिर मार्केट सर्वे कैसे करें, गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी क्या है, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट, परचेसिंग, पैकेजिंग, मतलब जो एक एक चीजें आती है ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर इसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करें, इस पे हम काफी इंपॉर्टेंट है कि क्राइटेरिया क्या है, आपका पेरिशेबल प्रोडक्ट है, नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट है, फिर उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सप्लायर कैसे ढूंढे, राइट कस्टमर्स कौन कैसे ढूंढे, इंडिया के ट्रेड पॉलिसीज कौन से कंट्री के साथ कैसे है, वो हम कैसे करें, इनोवेटिव एंड ट्रेंडिंग अप्रोच क्या है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स क्या है, ये हम आपको इन डेप्थ गाइड करते हैं। तो ये काफी इंटेंसिव सेशंस होते हैं, इसमें हम आपको गाइड करते हैं। फिर एग्रीकल्चर पे हमारा ज्यादा एक फोकस होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे आपके आज के वेबिनार में बहुत सारे लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है, और फ्रूट वेजिटेबल डिहाइड्रेशन या प्रोसेस्ड फूड पे पूछा है। तो हम उसके लिए हमारा एक अलग सेशन होता है कि जिसमें हम एग्री पॉलिसीज पे भी गाइड करते हैं। रोल ऑफ एपेडा है, उसके जो एक एपेडा नाम से एक बॉडी होती है, तो वो बॉडी का क्या रोल है, गवर्नमेंट बॉडी है, तो वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट क्वारंटाइन रेगुलेशंस क्या है, कि इंटरनेशनल में आप जब जाते हो एक्सपोर्ट करते हो तो क्वारंटाइन के क्या रेगुलेशंस है, लॉजिस्टिक स्टडी कैसे करें, इनको टर्म्स क्या है, सीएचए मतलब क्या होता है, कस्टम हाउस एजेंट, उसका क्या रोल होता है, वो सीएचए कैसे ढूंढे, ईसीजीसी का क्या रोल है, वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो आप इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप एयर कार्गो से कर सकते हो, ओशन कंटेनर से कर सकते हो, रोड रोड ट्रांसपोर्ट है। तो आपका क्वांटिटी वॉल्यूम के हिसाब से और आपका शिपिंग कितने दिन में करना है उसके हिसाब से आपका मोड चेंज होता है, तो हर एक का कॉस्टिंग अलग होता है। तो वो हर एक लॉजिस्टिक का कॉस्ट कैसे निकाले, फिजिबिलिटी कैसे इंश्योर करे कि ये आपको प्रॉफिटेबल डील रहेगा, तो वो सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। फिर अलग अलग स्टेक होल्डर्स कौन है, मतलब जैसे हमने बताया सीएचए है, फ्रेट फॉरवर्डर है, डीजीएफटी है, थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर्स है, शिपमेंट प्रोवाइडर्स है जो शिपिंग करता है, फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है। हर एक अपेडा ये एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, वैसे हर एक प्रोडक्ट हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, उनका क्या रोल है, ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में इन डेप्थ गाइड करते हैं। फिर इसके बाद हम आपको इस प्रोग्राम में हम आपको पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में गाइड करते हैं कि इंटरनेशनल पेमेंट टर्म्स कैसे बनाए, मेथड ऑफ पेमेंट, सॉरी, अभी जैसे हमने सुना हमारे एलुमनाई का कि जैसे उन्होंने एलसी एक पेमेंट टर्म से उन्होंने पेमेंट अपना सिक्योर किया था, तो ये टाइप के पेमेंट मेथड्स आपको भी आने चाहिए। फिर उसके हिसाब से आपने कोटेशन कैसे देना है, लैंडिंग कॉस्ट शीट कैसे बनाना है, ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। फिर गवर्नमेंट
का क्या रोल है? अभी जैसे रॉडटेप वगैरह ये सारे हैं, तो गवर्नेंस ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हम आपको गाइड करते हैं और एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स क्या है, तो रॉडटेप है, एससीआईएस है, ड्यूटी ड्रॉबैक है, इस पे हमारे इन डेप्थ सेशंस होते हैं कि गवर्नमेंट आपको किस टाइप से सपोर्ट कर रहा है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत सारे लोग जनरली पूछते हैं कि बायर कैसे इंटरनेशनल मार्केट में कैसे बायर ढूंढे, उनके साथ डील कैसे करें, क्या लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज आना जरूरी है या नहीं है, हाउ टू एनालाइज पोटेंशियल रिस्क, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, फिर ओवरकम कैसे करें, डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक, पेमेंट, ऐसे अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, उसको ओवरकम कैसे करें। फिर वेदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम स्मॉल क्वांटिटी में करें या बल्क में करें, कंटेनर साइज में करें, या हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं क्या, वो सारी चीजों पे गाइड करते हैं। फिर जीएसटी निकालना है नहीं निकालना है, बहुत सारी चीजें हैं। हमने बैंक अकाउंट कहाँ खोले, करंट अकाउंट, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं कि जिनका लोगों को नॉलेज नहीं होता है, वो हम आपको इन डेप्थ आपको गाइड करते हैं। शुभम राव सर इसमें आपको पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में पूरा गाइड करेंगे। सर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सर खुद एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज में, और उनका प्रोडक्ट एंड कंट्री सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपर्टीज है। एंड आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग अगर देखना है तो यहाँ पे आपको सेक्शन है वेबिनार रिकॉर्डिंग, वहाँ पे आप वापस देख सकते हो। हमारे जो एलुमनाइज है ये हमें प्राउड फील कराते हैं, तो उनके कुछ आप स्टोरीज देख सकते हो, जैसे आज का हमने सुना हमारे एलुमनाई का, वैसे ही हमारे बहुत सारे लोग हैं। ये हमारे महेंद्र शिंगारे जी है, उनका आप इन डेप्थ स्टोरी सुन सकते हो कि कैसे उन्होंने पहले ट्रेड में उनको सिर्फ 200 रुपये प्रॉफिट हुआ था, बट आज उनका बिजनेस इतना बढ़ चुका है कि आज वो 58 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बिजनेस कैसे ग्रो किया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उनका जान सकते हो। उन्होंने अभी दुबई में ऑफिस बनाया है और अभी एक शॉर्टली यूएस में भी ऑफिस बना रहे हैं। तो ये हमारे महेंद्र शिंगारे जी है। ये हमारे गोपाल सानप है, ये सिर्फ इंपोर्ट में काम करते हैं, हम एक्सपोर्ट ही नहीं बट आपको इंपोर्ट भी सिखाते हैं। तो ये गोपाल सानप है जिन्होंने, जिनकी उम्र जब उन्होंने हमारे प्रोग्राम में जुड़े थे 19 साल का उनका उम्र था, और फिर उन्होंने बीकॉम कर रहे थे, बीकॉम ड्रॉप आउट किया और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आ गए, और फिर उन्होंने एप्पल इंपोर्ट में शुरू किया। आज वो भारत के टॉप 5 एप्पल इंपोर्टर्स में आते हैं। 30 करोड़ के ऊपर एप्पल्स वो हर साल इंपोर्ट करते हैं। तो सिर्फ 25 साल की उम्र है बट आज बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो इनके आप इन डेप्थ वीडियो देख सकते हो, उनके हमने पॉडकास्ट शूट किए, वो देख सकते हो। ये जो प्रोग्राम है ये सारे लाइव होते हैं, हम सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर करते हैं। 3 वीक्स का इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन है। बैच साइज में हम सिर्फ 30 पार्टिसिपेंट तक लिमिट करते हैं, सो दैट सबके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाए, डाउट सॉल्व हो जाए। और लाइफ टाइम एक्सेस है, कोर्स आपको जो रिकॉर्डिंग है, हर डे का सेशन रिकॉर्ड होता है, उसका आपको लाइफ टाइम एक्सेस होता है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट है पूरे कोर्स के बाद। तो बहुत सारे लोगों के फीडबैक से आप ये फीडबैक स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो, कैसे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए। ये देखो किसी ने मोरक्को में किया था और रेन पाइप में। तो नॉट जस्ट एग्री कमोडिटीज बट आप अलग अलग टाइप के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो। तो रेन पाइप भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। तो ये हमारे अक्षय पवार जी जिन्होंने रेन पाइप में काम किया था, उन्होंने हमें मैसेजेस भेजे हैं। ये हमारे गोपाल जनाब जिनका एप्पल में काम है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के फीडबैक्स है, आप उनके जरूर फीडबैक देख सकते हो, कैसे उनको बिजनेस में हेल्प हुआ है हमारे थ्रू और आज बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं आप भी आज इस वेबिनार में जो जुड़े, आप भी ऐसे बड़े लेवल पे पहुंच जाए, आपका भी ऐसा टाइप का हम पॉडकास्ट ले पाए। और आज के वेबिनार में भी जैसे हमने हमारे एलुमनाई को मौका दिया, हम आपको भी मौका दे पाए। तो ये कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस सिंपल है, आपका नाम, ईमेल आईडी, सिटी और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। आपके सामने एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, अलग अलग माध्यम से आप हमारे वेबसाइट पे जाके पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे माध्यम हमने दिखाए, ये माध्यम से जाके आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत कुछ कंटेंट मिलेगा। हम फ्रीक्वेंटली अलग अलग टॉपिक्स पे कंटेंट शेयर करते हैं, अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम कंटेंट शेयर करते हैं। तो ये सारे हमारे यूट्यूब चैनल जरूर देखिए, कैसे हमारे एलुमनाइज ने बिजनेसेस बनाए, उनकी भी स्टोरीज देखने मिलेंगे। एट द सेम टाइम आपको अलग अलग टॉपिक पे जानकारी मिलेगी, बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में जानकारी मिलेगी, आपको अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी मिलेगी।
तो उद्योग वर्धिनी हमारा चैनल है, हमारे 30,000 सब्सक्राइबर्स है, जरूर आप हमारा चैनल देखिए। एंड यहाँ पे एक हमारा पॉडकास्ट है धंधे की बात, तो ये धंधे की बात आप जरूर पॉडकास्ट चेकआउट कीजिए। हमारे जो एलुमनाइज है उनके साथ हमने पॉडकास्ट बनाया है। तो ये हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये स्वप्निल जी है जिन्होंने अभी 300 फ्रेंचाइजीज में अपना बिजनेस एक्सपांड किया है। पर मैं जो आपके एक्सपोर्ट के जो हमारे पार्टिसिपेंट है, आप ये दो वीडियोस देख सकते हो, महेंद्र शिंगारे जी का और ये हमारे गोपाल साहब, इन दोनों के आप वीडियोस इन डेप्थ देखिए। आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, समझ में आएगा कि कैसे वो आपके जैसे ही हमारे साथ कोई वेबिनार सेमिनार में जुड़े थे, फिर उन्होंने कोर्स किया, बट आज बहुत बड़े लेवल पे आज अपना आइडेंटिटी बना चुके हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर चुके हैं। तो उन लोगों के जर्नीज आप हमारे उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। धंधे की बात नाम से हमारा पॉडकास्ट है, वो आप हमारा जरूर देखिए, मैं ही वो पोस्ट करता हूँ। ओके, सो ये कोर्स को रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है मैं चैट बॉक्स पे शेयर करता हूँ। अभी कमिंग बैक टू द रिमेनिंग क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों की क्वेश्चंस है, हम अभी क्वेश्चंस कवर करते हैं। अगला है कि यस, हाउ सर प्रोडक्ट सोर्स कैसे करें, कैसे इंश्योर करें कि कंसिस्टेंट रहे, या अलग अलग सप्लायर से कैसे सोर्स करें, ऐसा हाँ, कुछ। तो जैसे हमारा देखो बायर जो इम्पोर्टर है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, इम्पोर्टर को ढूंढने के सोर्सेस है। सिमिलरली इंडिया में अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आप भी सप्लायर ढूंढ सकते हो। सप्लायर ढूंढने के भी काफ़ी सारे सोर्सेस है। जैसे कुछ B2B वेबसाइट है जस्ट लाइक इंडिया मार्ट, आप गूगल भी कर सकते हो। या फिर अगेन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के आप मेंबर हो तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी लिस्ट ऑफ सप्लायर सप्लायर का डेटा आपके साथ शेयर करेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ऐसा एक्सपोर्टर है जो आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो लास्ट 2-3 मंथ्स का डेटा हम परचेस कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको सप्लायर मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे या ओके सर, ईसीजीसी के कुछ चार्जेस होते हैं क्या? ECGC के नॉमिनल चार्जेस रहते हैं, आई थिंक लेस देन कुछ 1% ही रहता है, लेस देन 1% रहता है। बट वो आपको तभी लेना चाहिए कि जब आपका पेमेंट टर्म अनसिक्योर्ड है। ठीक है, जैसे जगदीश सर का पेमेंट टर्म था 30% एडवांस एंड बैलेंस 70% अगेंस्ट LC, जो कि काफ़ी सेफ पेमेंट टर्म है। इसमें ये कंडीशन में आपने ECGC नहीं लिया तो भी चलेगा। बट अगर आपका 30 डेज 60 डेज क्रेडिट पीरियड है तो वो केस में आपने ECGC का इंश्योरेंस लेना चाहिए। और इसका जो प्रीमियम रहता है वो टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहता है, और ये कुछ प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड रहता है और कंट्री के ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है। तो बेटर है कि जब भी आप ECGC का इंश्योरेंस लेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको ECGC के ऑफिस में विजिट करना ही पड़ेगा। तो तब जो भी रहेगा प्रीमियम रहेगा, वैसे नॉमिनल काफ़ी कम रहता है, काफ़ी कम, लेस देन 1% रहता है इसका प्रीमियम। ओके। ओके, अगला है कि सर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, कमजोर है तो कैसे करें? हाँ देखो, लैंग्वेज इसमें बैरियर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो मेरा मेन मार्केट है लैटम मार्केट है, वहाँ पर जो मेरे बायर से मेरे कंसर्न ही उनका जो प्रिफर्ड लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। ठीक है, कुछ ब्राज़ील वाले हैं वो दे प्रीफर पुर्तगीज, अदर दैन इक्वेडर पैराग्वे, यहाँ के जो कस्टमर है दे प्रीफर स्पेनिश लैंग्वेज। ठीक है, और आधे से ज़्यादा जो भी मेरे कस्टमर है लैटम लैटम मार्केट में उनको इंग्लिश आती भी नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहता है वो मेनली मेल या व्हाट्सएप के थ्रू ही होता है। ठीक है, एंड तब हम यूज़ करते हैं, वी टेक द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेट। तो गूगल ट्रांसलेट में हम वर्ल्ड की एनी लैंग्वेज वी कैन ट्रांसलेट। सो हमारा कम्युनिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, ओरल कम्युनिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। या राइट। ये सर मतलब ये एक, ये मेंटल रोड ब्लॉक ज्यादा है। ये हमें लगता है कि ये सारा डिफिकल्ट है, बट हम अगर बाहर की कंट्रीज में जाए तो वहाँ पे सिचुएशन और बुरी है। मैं पर्सनल एग्जांपल बोलना चाहता हूँ, मैं खुद वियतनाम गया था 2 साल पहले। वहाँ पे 99% लोगों को इंग्लिश नहीं आता है। या मतलब कैब वाला हो या आपका कोई भी रोजमर्रा की चीजों के रेस्टोरेंट के लोग भी हो, उनको इंग्लिश नहीं आता है। बट टेक्नोलॉजी आज ऐसा है कि गूगल ट्रांसलेट आज रियल टाइम वॉइस भी कन्वर्ट करता है। तो अगर आप फोन भी कर रहे हो, या अगर आप रियल टाइम चैट भी कर रहे हो या बात भी कर रहे हो, तो आप रिकॉर्डिंग करके भी आप उनको उनके लैंग्वेज में सुना सकते हो। तो दैट इज नॉट अ चैलेंज एनी मोर। आज ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें आपके लिए बड़ा मतलब मार्केट है, ग्लोबल है, नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया। तो बहुत बड़ा मार्केट आपको ओपन हो जाता है, ये समंदर है। मतलब आप इसमें
कितना भी काम करो, कितना भी एक्सपोर्ट करो, इसमें कभी कभी इसमें कमी नहीं हो सकती है। आज इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। आज इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। वेयर कंट्रीज लाइक चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा करती है, इंपोर्ट कम करती है। तो हमें ट्रेड डेफिसिट में नहीं, हम ट्रेड सरप्लस में जाना है। तो वो ट्रेड सरप्लस के लिए हमें अलग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाना है। तो वो कैसे करें, इस प्रोग्राम में आपको इन डेप्थ अच्छे से गाइड करेंगे। Is it possible to travel and sell our own container at the port? इज इट पॉसिबल, कैन यू प्लीज रिपीट? To travel and sell our own, sell मतलब बेचना है हमारा खुद का कंटेनर एट द पोर्ट। हाँ, तो हाँ, अगर आपको सपोज आप ये कहना चाहते हो कि अगर आपको दुबई में खुद कंटेनर आपको सेल करना है ऑप्शन में, या फिर जो भी वॉट एवर इज द मोड आपको सेल करना है, तो आप कर सकते हो। काफी लोग ऐसा करते हैं कि, बट उसके लिए क्या है कि आपका दुबई में भी ऑफिस रजिस्टर्ड होना चाहिए, इंडिया में भी होना चाहिए और दुबई में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो वो केस में आप कर सकते हो, वो केस में ये पॉसिबल है। या, ओके ओके। अगला है कि हाँ, ये संतोषी पाटिल आपने हैंड रेस किया था, यस पूछिए please। जी जी हेलो। हाँ मुझे ये यस। पूछना या। था। मुझे मोरिंगा पाउडर में इंटरेस्ट है एक्सपोर्ट हम्म। करने के लिए। तो हाँ मैं ये पूछना चाह रही थी कि आई एम टोटली जीरो इन दिस फील्ड। मतलब हम्म। मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। तो डॉक्यूमेंटेशन से लेके एक्सपोर्ट करने तक का कम से कम खर्चा कितना आएगा पूरा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करके सारा एक बता सकते हैं देखो, अमाउंट? मैन्युफैक्चरिंग का वो तो डिपेंड रहेगा कि आप कहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कितना कैपेसिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने डायरेक्टली डोंट जंप ऑन टू मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली। आप एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर पहले स्टार्ट कीजिए, अपना एक मार्केट डेवलप कीजिए। ठीक है, जब आपके पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स रहेंगे, ठीक है, तो हम्म। आपके पास मार्केट आपका रेडी रहेगा, देन यू कैन जंप ऑन टू मैन्युफैक्चरिंग। अभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, और ओके। कुछ मैंने एक दो जो गवर्नमेंट की स्कीम है जो मशीनरीज वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, आप फॉरेन कंट्री से भी आप मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी टैक्स, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, बट स्टार्ट एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर फर्स्ट। पहले आप अपना मार्केट डेवलप कीजिए, क्लाइंट डेवलप कीजिए, फिर क्या आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करोगे तो आपके पास क्लाइंट बेस ऑलरेडी रहेगा। ठीक है। तो उसके लिए कितना, मतलब मिनिमम अपने पास कितना अमाउंट होना चाहिए हाँ, क्रेडिट पे तो करनी हो? हाँ, अगर आपको फर्म रजिस्ट्रेशन करना है तो वो दैट कैन 15 से 20,000 के बीच में सारा आपका फर्म रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह हो जाता है, इंक्लूडिंग वेबसाइट एंड एवरीथिंग, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, हम्म। अगर आप ये कहोगे कि जो आप एक्चुअल में जो एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल आपको 500 ग्राम्स मोरिंगा पाउडर एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो वो डिपेंड रहेगा, सबसे पहले वो उसका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा, वो इन्वेस्टमेंट डिपेंड रहेगा कि आपका पेमेंट टर्म्स क्या है। ठीक है, अगर आपका पेमेंट टर्म 100% एडवांस है, तो वैसे इन्वेस्टमेंट तो आपका वैसे भी जीरो हो गया, वो कंसाइनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, 50% एडवांस है, ओके। या फिर तो जो भी रहेगा बैलेंस जितना भी रहेगा वो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, वो इनकोटम वगैरह रहता है, पेमेंट टर्म इनकोटम रहता है, डिलीवरी टर्म रहता है, उस पर भी डिपेंडेंट रहता है। बट अगर आपका पेमेंट टर्म ही 100% एडवांस है तो इन्वेस्टमेंट आपका बाय डिफॉल्ट जीरो ही रहेगा। ठीक है, ओके बाकी ओके। जो आपको एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर आप जो स्टार्ट करोगे उसके लिए मैंने बता दिया कि 15 से 20 हज़ार तक का खर्चा हो सकता है, इंक्लूडिंग ऑल द लाइसेंस, आरसीएमसी, वेबसाइट तक। ठीक है। ओके। या। थैंक यू। थैंक यू सर। महेश गाड़े आपका क्वेश्चन मुझे। सर कोर्स ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? ये ऑनलाइन कोर्स है सर पूरा। थैंक यू। ओके। सर अपेडा वगैरह इसका अलग फीस होता है क्या? हाँ, अपेडा का फीस अलग रहता है। इट कैन, जो भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है सबके फीस अलग अलग रहते हैं, एंड इट इज़ वैलिड टिल फाइनेंशियल ईयर एंड। जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर है वो जब एंड हो जाएगा तब तक उसका वैलिडिटी होता है। सो 5-6 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी का काफ़ी कॉस्टली रहता है, वो 15 हज़ार उसका रहता है साल का। अपेडा का कम है, कुछ 7 से 8 हज़ार के बीच में रहता है। एक जनरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, FIO। उसका आई थिंक नियरली 10,000 रुपीज़ है। तो हर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का अलग अलग फीस रहता है। ओके। यस।
अगला क्वेश्चन प्रसाद सोनू ने हैंड रेज किया है। हेलो। हाँ यस। हाँ सर, ये जो डॉक्यूमेंटेशन जो पूरे होते हैं, जो आपने अभी स्लाइड में बताए, तो उसको टोटल। आपका आवाज ब्रेक हो गया। हेलो। हाँ यस। सर, आपने जो अभी स्लाइड में बताए डॉक्यूमेंटेशंस पूरे, तो उसमें करने के लिए टोटल खर्चा कितना आता है, वेबसाइट एंड ऑल सब करने के लिए? हाँ, अभी मैंने जस्ट बताया कि ये 15 से 20 हज़ार तक हो सकता है और हायर साइड 15 से 20 थाउजेंड के बीच में ऑन हायर साइड ये हो ओके। सकता है। या अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू। या ठीक, थैंक्स। यस, अगला क्वेश्चन किसी ने हैंड रेज किया है। एचपी को अनम्यूट रिक्वेस्ट। हाँ यस, मैं प्लीज तनुजा आपका बात क्वेश्चन। कर रही हूँ। तो मेरा क्वेश्चन था कि अभी तो मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, मेरा इंजीनियर हो गया है, इंजीनियरिंग हो गया है। हम्म। लेकिन मुझे अभी मैं इसमें पूरी तरीके से मतलब ब्लाइंड हूँ, तो मुझे इसमें का कुछ नहीं है, मतलब मेरा प्रोडक्ट भी नहीं है कुछ, और ना ही मेरा कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, ना प्रोडक्ट नहीं है। तो मुझे मतलब एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या करना चाहिए अभी? मैं सोलापुर की हूँ, तो सोलापुर में ज्यादा तो चादर या मतलब ऐसे ही टेरी टॉवेल्स टॉवेल। वगैरह। हाँ यस, ऐसे होता है। तो फाइनेंस में कौन सी कंट्री, आई मीन कौन सी कंट्री अवेलेबल है कि वो टॉवेल्स या कुछ ऐसे ले सकती है? हाँ हाँ, तो ये तो जो प्रोडक्ट है ना, सोलापुर के जो प्रोडक्ट है टेरी टॉवेल एंड सोलापुर चादर, सोलापुर टेरी टॉवेल, ये ऑलरेडी yes, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है। इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया है, जीआई टैग भी दिया है। yes, ठीक yes, है, तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है। अगर आप थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज ले लेते हो तो ये प्रोडक्ट में काफ़ी yes, ज़्यादा पोटेंशियल है और ये इसका जो मार्केट रहेगा, ठीक है, जैसे yes, ये मोस्टली ये कैटर करेगा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल्स, ठीक है, जहाँ पर ये टूरिज्म, जिस कंट्री में टूरिज्म ज़्यादा होता है, जहाँ पर होटल इंडस्ट्री ज़्यादा एक्टिव है, तो वो मार्केट को आपने टैप करना चाहिए। तो वहाँ से, ठीक है, अच्छा वॉल्यूम आपको, अच्छा बिजनेस आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है एग्जाम्पल, बट जस्ट लाइक एग्जाम्पल। हाँ हाँ, नहीं, जस्ट एग्जाम्पल की कौन सी कंट्री है कि वहाँ पे हम ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? प्लीज़ कम अगेन, आपका आवाज़ थोड़ा क्रैक हो क्या रहा है। हाँ, तो नाउ ऑडिबल सर? हाँ हाँ, या, तो मैं ये पूछ रही थी कि सर कौन सी कंट्री है कि जहाँ पे हम इंडिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक यूके, यूएस, कंट्री की वहाँ पे ज्यादा टॉवेल्स एंड जो सोलापुर की जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल या जो टॉवेल्स, चादर जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी कंट्री है ऐसी? अभी कंट्री के बारे में तो मैंने आपको बताया कि जिस कंट्री में टूरिज्म ज़्यादा है, जहाँ पर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री ज़्यादा एक्टिव है, वो कंट्री आप टैप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप ये जो सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, मालदीव वगैरह हो गया, ये छोटी छोटी कंट्रीज भी आप टैप कर सकते हो। ठीक है, यूरोप भी अच्छा मार्केट है, गल्फ भी अच्छा मार्केट है। ठीक है, ये बट अगर आपको नंबर स्टडी करना है तो नंबर हम इन बिटवीन द सेशन हम स्टडी करेंगे कि ये प्रोडक्ट के लिए सबसे लाइक सबसे नीडी कंट्री कौन सी है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस कंट्री में है, वो हम एक्चुअल में नंबर स्टडी करेंगे कि कितना वैल्यू में उन्होंने इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो टॉप कंट्रीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ज्यादातर इस प्रोग्राम में जो लोग आते हैं उनके एट द इनिशियल स्टेज कौन सा प्रोडक्ट करना है ये भी फिक्स नहीं होता है, कौन से कंट्री में करना है ये भी फिक्स नहीं होता है। बट एट द ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम ऐसे प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करते हैं कि बाय द एंड ऑफ इट आपका प्रोडक्ट क्या है वो आपको फिक्स हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड प्रोसीजर शुरू हो जाएगी। तो ये सारा इन डेप्थ इस प्रोग्राम में हम गाइड करते हैं, आपके सारे क्वेरीज क्लियर हो जाते हैं एंड कुछ लोगों के प्रोडक्ट भी फाइनलाइज होते हैं। बट ड्यूरिंग द प्रोग्राम उनको ऐसे भी कुछ नए प्रोडक्ट समझ में आते हैं कि जिसमें हाई मार्जिन प्रोडक्ट है अभी। तो ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में इन डेप्थ आगे फर्दर गाइड करेंगे। संतोष सिंह आपका क्वेश्चन पूछिए। हाँ सर, मेरे से कुछ क्वेश्चन हैं। तो पहला सर, ये जो कोर्स होगा, ये सुबह 8 बजे से या रात 9:30 बजे रात, है? रात में 8 बजे सर, 8 to 9:30। रात में। ओके सर, ये डेली होगा सर? हाँ डेली, यस, 3 weeks डेली होगी। होगा सर। अच्छा सर, दूसरी चीज ये पूछना था,
कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफी दिनों से मैं देख रहा था, इसमें मुझे एक चीज समझ नहीं आई सर कि ये बायर जो खोजने का मेथड है, जैसे काफी लोगों ने यूट्यूब चैनल है उस पे बताते हैं कि पूर डाटा मिल जाता है या तो उसी 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 पर्टिकुलर, जैसे सपोज दैट हम यूएस कंट्री या यूके जो एक्स वाई जो भी कंट्री ले रहे हैं, तो उसी डाटा पे तो सब लोग लगे हैं। हम्म। तो ये करेक्ट ये मुझे करेक्ट। समझ नहीं आया कि वो ऐसे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बायर हूँ, मुझे दिन भर 100 लोग फोन कर, मैं इरिटेट हो जाता हूँ, तो मुझे कोई क्यों भाव देगा? ठीक है, ये जो देखो जो बायर सोर्सिंग वाला जो चैप्टर है, ठीक है, तो जी। इसमें से काफ़ी सारे सोर्सेस होते हैं, जैसे कुछ जो आपने कहा है पोर्ट डेटा। पोर्ट डेटा भी काफ़ी अच्छा सोर्स है बायर्स ढूंढने के लिए। बट अगर मैं आपको सबसे बेस्ट अगर मैं तरीका बताऊं कि जहाँ से आपको बायर मिल सकता है, तो वो ऑफलाइन मेथड है। ऑफलाइन मेथड है ना, ये नहीं कि आपने यूके टैप किया तो आपको यूके जाना पड़ेगा, वहाँ पर आप मीटिंग करके आप लोगों से मिलोगे। सबसे बेस्ट मेथड है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पर भी इंटरनेशनल लेवल का एग्जीबिशन हो रहा है, ठीक है, हम्म। इंडिया में भी काफी सारे होते रहते हैं इंटरनेशनल लेवल के एग्जीबिशन, आपने वहां पर जाना चाहिए। ठीक है, ओके। वहां पर क्या होता है कि अंडर वन रूफ मोर देन 50-60 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स आते हैं, विजिटर्स आते हैं। ठीक है, वहां पर बायर सेलर मीटअप होता है। तो क्या होता है कि जो बायर्स आते हैं उनका माइंडसेट क्या रहता है कि भाई हमको इंडिया से सप्लायर चाहिए, इसलिए तो वो आते हैं, यूएसए से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, रशिया चाइना से भी आते हैं बायर्स। वो इंडिया में क्यों आ रहे हैं, हम्म। वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वो इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं कि भाई उनको इंडियन सप्लायर चाहिए, इसलिए वो बायर सेलर मीटअप में पार्टिसिपेट करते हैं। बायर सेलर मीटअप में बेसिकली क्या होता है कि एक काफी बड़ा एक हॉल रहता है एग्जीबिशन में, काफी सारे हम्म। कैबिन्स रहते हैं उसमें, कैबिन्स में बायर्स फिजिकली बैठे रहते हैं, और आपको जाना पड़ता है, आपको जो भी आपकी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस एवरीथिंग सैंपल वगैरह लेके जाना पड़ता है। अंडर वन रूफ आपका काफी अच्छा काम हो सकता है। ठीक है, तो वो तरीका सबसे बेस्ट रहता है ओके। बायर फाइंड आउट करने का। ठीक है, राइट। तो पोर्ट इसमें डेटा से क्या है कि पोर्ट डेटा में तो आपको मिल जाएगा वो। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो क्या रेट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना मार्जिन लगा के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो। उसके लिए पोर्ट डेटा काफी जरूरी होता है। ओके सर, तो ठीक है। सर जहाँ पे सर अगर एग्जीबिशन जाने पे सर एक्सपेंसेस काफी, जैसे हमारे पास जैसे पासपोर्ट नहीं है, हम्म। तो तो नहीं, पासपोर्ट, इंडिया। एक्सपेंसेस। दैट इज नॉट अ क्वेश्चन की पासपोर्ट नहीं है। बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो इंडिया में भी इंटरनेशनल लेवल के एग्जीबिशंस होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं, हर प्रोडक्ट हर कैटेगरी के होते हैं। फार्मा के भी इंटरनेशनल लेवल के एग्जीबिशन होते हैं, अपैरल के, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, मेटल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, हर कैटेगरी के एग्जीबिशन होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के एग्जीबिशन होते हैं इंडिया में, हर साल होते हैं वो। ओके ओके। ठीक है, आपका प्रोडक्ट कौन सा है? तो मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं है, बस क्योंकि मैं रियल एस्टेट सेक्टर में काम करता हूँ, तो अपने बिजनेस को मैं एक्सपैंड, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि अब मेरी 50 एज हो चुकी है, तो अब मुझे कुछ अलग अलग बिजनेस अच्छा। करना है। जी जी। हम्म। ओके, तो मेरा थैंक्स, कोई थैंक यू। प्रोडक्ट नहीं है, मुझे ठीक है, कोई जानकारी भी नहीं है इसमें। यस, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। पर काफी अच्छा पॉइंट आपने रेज किया एक्चुअली। इस प्रोग्राम में हम कोई भी आपको बायर सेलर का लिस्ट देंगे ऐसा एक्सपेक्टेशन से मत आइए। इस प्रोग्राम में बायर सेलर कैसे ढूंढे, उनको हम कैसे अप्रोच करें, यही हम इस प्रोग्राम में आपको गाइड करेंगे। हम आपको कोई भी फेक प्रोमिसेस नहीं करेंगे। एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बायर ढूंढना या सप्लायर ढूंढना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसका आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन छोटे होते नहीं है, ये बड़े हाई वॉल्यूम के ट्रांजैक्शंस है। इसकी वजह से आपके बायर को आप पे ट्रस्ट बिल्ड होना, आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट बिल्ड होना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये ऐसा बायर सेलर की लिस्ट से नहीं होता है। इसमें जेन्युइनली हेल्प आपको मेहनत करने की जरूरत है, बट वो कैसे करें स्मार्टली, कैसे स्मार्ट तरीके क्या है कि इससे आपका टाइम कम से कम लगेगा, वो चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। तो आप ये एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मत आइए इस प्रोग्राम में कि आपको बायर सेलर का लिस्ट मिलेगा, ये हम बिल्कुल भी हम नहीं देते। ओके, नेक्स्ट कुछ लोगों ने हैंड रेज किया, हम आखिरी के 2-3 क्वेश्चन लेंगे, ऑलरेडी हम 9 बजे तक आए हैं। तो संभव, अब्दुल एंड, हाँ संभव, Hello. आपका क्वेश्चन पूछिए। Yes. Hi. Actually, I live in Mumbai and I'm from my hometown is Bhopal. तो मुझे ये पूछना था कि फर्म रजिस्टर करना जरूरी होता है क्या एक्सपोर्ट करने के लिए? एज ए इंडिविजुअल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्या? देखो, एज ए इंडिविजुअल भी आपको स्टार्ट करना है, खुद के नाम पे करना है, तो फर्म रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
बट अगर आपको विदाउट फर्म रजिस्ट्रेशन करना है तो फिर आपको एज अ एजेंट बन के काम करना पड़ेगा। लाइक जो भी मैन्युफैक्चरर है, बड़े मैन्युफैक्चरर, बड़े एक्सपोर्टर है, ठीक है, आप हाँ उनको हाँ। एक्सपोर्ट के ऑर्डर ला के दो और जो भी आपका मार्जिनल जो डिफरेंस रहेगा उसमें आप काम कीजिए, अगर आपको विदाउट फर्म रजिस्ट्रेशन करना है तो। ओके ओके। तो वो भी पॉसिबिलिटी है इसमें। ठीक है, एक्चुअली मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंक में, तो इस या वजह से मैं अपने नाम पे नहीं कर सकता। पर ठीक हम है, ठीक है। सजेस्ट करेंगे कि आप फर्म बनाइए, वो प्रोपराइटर फर्म ही बनाओ। भले ही आप किसी और के पर करो, बट आपका क्रेडिबिलिटी बिल्ड होता है। आप इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाँ करोगे, आपका वॉल्यूम्स बढ़ेगा, तो हम्म। वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड होना जरूरी है। क्योंकि आप अगर मर्चेंट ओके। करोगे तो तो आपको 3 साल का भी एक्सपीरियंस रहा, बट वो दिखाने के लिए आपको बहुत कम चांसेस रहेंगे। तो आप खुद से करो, भले ही किसी और के नाम पे प्रोपराइटरी फर्म बनाओ, बट ये हम आपको सजेस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे। आपका तो क्रेडिट जैसे मेरे भाई के नाम पे फर्म है, ही इज सोल प्रोप्राइटर, तो मुझे उसका फिर हमेशा उसको आगे रखना पड़ेगा क्या, मतलब हर स्टेज पे? अगर मैं अपने भाई के नाम पे फर्म रजिस्टर करके करता हूँ तो मुझे उसकी हर स्टेज पे रिक्वायरमेंट होगी क्या अपने भाई की? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर सच पर रिक्वायरमेंट रहेंगी, क्योंकि क्या है कि जो भी जब वो सिर्फ बैंकिंग वाला काम रहेगा तो, और जब डिस्पैच का टाइम रहेगा तब उसकी साइन लगेंगी कुछ कस्टम क्लियरेंस ओके के डॉक्यूमेंट्स के लिए और बैंकिंग के लिए। अदर देन तो ओके। इतना नहीं रहता, कुछ साइन वगैरह का काम नहीं रहेगा इतना। ठीक है ठीक है, बट थैंक यू। बट आप इस प्रोग्राम में जुड़ोगे तो आप आपका गोल यही रखो कि मुझे इवेंचुअली जॉब छोड़ना है, मुझे हाँ इस राइट, फील्ड मेरा वही है, में मुझे नहीं शिफ्ट आना है। करना है, बट यस, ग्रेजुअली आई विल शिफ्ट, लाइक मैं यस, तुरंत शिफ्ट नहीं कर सकता। राइट। तो ये आपके से ही हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, बट हम्म। इवेंचुअली कुछ एक साल बाद, 6 महीने बाद लोग जॉब छोड़ के फुल टाइम इस इंडस्ट्री में आते हैं। ऐसे हमारे बहुत राइट सारे राइट। एलुमनाइज हैं। हाँ, तो मेरा आप, भी वही प्लान है। ओके, राइट, थैंक ओके, ग्रेट, थैंक यू। ओके, कुछ लास्ट दो लोगों ने हैंड रेज किए हैं, ओप्पो एंड अब्दुल हनीफ। मैं बस आप आखिरी दो लोगों को मैं अभी अनम्यूट का चांस दे सकता हूँ, हम ऑलरेडी टाइम के करीब आ चुके हैं। बट ओके, आई थिंक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है उनसे। ओके, सो ग्रेट। काफी अच्छा आप शुभम सर आपने गाइड किया आज के इस वेबिनार में। थैंक यू सो मच। अब्दुल जी, आपका मोस्ट लास्ट वेलकम। क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर नमस्कार। यस, नमस्कार सर। सर मैं ये सवाई माधोपुर राजस्थान से बोल रहा था। हमारे यहाँ पे सर सबसे ज्यादा ये अमरूद होता है गोवा, और उसके गुआवा, बाद हाँ। होती है गोवा अमरूद, और दूसरा है हरी मिर्ची। हम्म। तो इन दोनों के लिए जैसे मार्केट अगर मैं सर्च करना चाहूंगा तो कहाँ हाँ, ये क्योंकि अगेन अभी वही है जो हमारा मार्केट सिलेक्शन का टॉपिक है। जी अगेन हमको प्रोडक्ट का कोड निकाल के टॉप इंपोर्टिंग, टॉप डिमांडिंग कंट्रीज हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो हमको ये अल्टीमेटली नंबर ही स्टडी करना पड़ेगा कि किस कंट्री में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हम सिर्फ नंबर स्टडी नहीं कर सकते, हम ग्रोथ भी स्टडी कर सकते हैं परसेंटेज में, कि ओवर द ईयर, ओवर द पास्ट ईयर कितने परसेंटेज से ग्रोथ आ रहा है इंपोर्ट में उस पर्टिकुलर कंट्री में। तो जी हमको जी अल्टीमेटली ये नंबर ही स्टडी करना पड़ेगा इसके लिए, हरी मिर्च है, गुआवा है, दोनों के लिए। जी। ठीक और है दूसरा तो मैं जैसे सर आपका जो ये ग्रुप है, जैसे मैं कोई सा ग्रुप में जुड़ना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले के लिए, तो सर उसमें कैसे हो पाएगा? ये सर, आप जैसे ही कोर्स में एनरोल करते हो तो डे वन में हम आपको एक लिंक शेयर करते हैं हमारा ग्रुप का। तो वो कोर्स एलुमनाई के लिए, वो पब्लिक फोरम नहीं है। जिन जो लोगों ने हमारा कोर्स किया है वही लोग इस ग्रुप में जुड़ते हैं, सो दैट वो एक ट्रेंड लोगों का ग्रुप है, मतलब वो जनरल ग्रुप नहीं है। जो सीरियस लोग है, एक्सपोर्टर्स है, जो लोग हमारा एलुमनाई है, उन्हीं का वो ग्रुप है। बट वो प्योरली इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स का ही ग्रुप है, उसमें जनरल एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप नहीं है। तो वो कोर्स जैसे ही आप जुड़ते हो तो हम वो कोर्स में, उस ग्रुप में हम आपको एक्सेस देते हैं। जी ओके, ठीक। ठीक, थैंक्स, थैंक यू। यस, सो ग्रेट। थैंक यू सो मच शुभम सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। काफी मोस्ट इन वेलकम। डेप्थ आपने आज गाइड किया, एंड सारे क्वेरीज हमने क्लियर किए। थैंक यू सो मच शुभम जी। मैं अभी फर्दर कोर्स का इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। यू कैन लीव सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स, थैंक यू। ओके, सो मैंने आप सभी को प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझा है। आप अगेन आई विल रिपीट, ये जो प्रोग्राम है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इसका जो ड्यूरेशन है 3 वीक्स है। हमारा जो प्रोग्राम है
सर आई विल स्टार्ट विद द पेज। सो हमारा जो न्यू बैच है ये 2 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसका फीस है 7,200। 3 वीक्स इस कोर्स का ड्यूरेशन है। सारे लाइव ऑनलाइन सेशंस होते हैं। आपको लिंक इस चैट बॉक्स पे दिया है। अदरवाइज आप हमारे udyogvardhini.com पे जाइए। उद्योग वर्धिनी आप सर्च कीजिए। गूगल पे आप सर्च कर सकते हो उद्योग वर्धिनी। अगर आपने गूगल पे सर्च किया तो हमारा नाम का ही मीनिंग है उद्योग मतलब बिजनेस, वर्धिनी मतलब ग्रोथ। तो हम बिजनेस शुरू करना, ग्रो करना, इसके बारे में हम पूरा गाइड करते हैं। आप हमारे गूगल पे रिव्यूज चेकआउट कर सकते हो। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे फिर यहाँ पे आप udyogvardhini.com वेबसाइट पे आइए। कोर्सेज पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोग्राम पे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट विद ग्लोबल मैनेजमेंट इस वर्कशॉप में इस कोर्स में आप जुड़ सकते हो। 3 वीक्स का एक कोर्स है। इस 3 वीक्स में आपको इन डेप्थ पूरा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। पोस्ट प्रोग्राम आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एंड आपको एक ऐसे ग्रुप का एक्सेस मिलेगा जिसमें सारे हमारे एक्सपोर्टर्स है, वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इस ग्रुप का भी आपको एक्सेस मिलेगा। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हमारा उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस तरीके से आज का जैसा वेबिनार हुआ इस टाइप के बहुत सारा कंटेंट अलग अलग बिजनेस के बारे में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो आप जरूर हमारा चैनल देखिए। उद्योग वर्धिनी नाम से ही हमारा चैनल है। एंड आप हमारे पॉडकास्ट भी देखिए। जो 2 लोगों के मैंने जो स्टोरीज बताए आप वो तो स्टोरीज जरूर देखिए। उन वो वीडियोस में आपको समझ में आएगा कि कैसे उन्होंने बायर ढूंढे, सप्लायर्स ढूंढे, फिर कैसे उन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया। मैं एक डेमो का एक फर्स्ट एक प्ले करता हूँ आपके सामने। तो एक्सिस मैक्स लाइव लाया है एक सॉलिड टर्म प्लान फॉर स्मॉल। फ्यूचर पोटेंशियल क्या लगता है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में एंड कौन से प्रोडक्ट में आना चाहिए? रिसेंटली अभी एक अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ पे यूएस के लिए चाइनीज जो भी प्रोडक्ट है यूएस अभी इम्पोज कर तो इंडिया बहुत सारा पोटेंशियल बन गया है उनके लिए। हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते बहुत सारी चीज। जैसे कि वॉलमार्ट ने एक स्लोगन निकाला है। अगर वॉलमार्ट पे आप साइट पे जाएंगे तो एक स्लोगन रखा है 10 बिलियन प्रोडक्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ऐसा उन्होंने टारगेट रखा है। दुबई में पहले था कि आपको एक लोकल उसको स्पॉन्सर बोलते थे बट अभी वो सब खत्म हो गया है। 13 लाख से 58 करोड़। यस ग्रेट। आई थिंक ये काफी इंस्पायरिंग चीज है। आपका अगर शुरुआत के जर्नी से शुरू करेंगे जहाँ पे आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, सो नाउ 58 करोड़ का टर्नओवर। यस तो मेरी शुरुआत जो हुई है मैंने उद्योग वर्धिनी का एक जो टाटा का स्पॉन्सर प्रोग्राम था उसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिविजुअल। अभी एक्सपोर्ट हाई मार्जिन इंडस्ट्री और हाई वॉल्यूम इंडस्ट्री। हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट मैं बोलूंगा कि आपको अच्छी मार्जिन चाहिए तो आपको इस वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे तो ये हमारे महेंद्र जी है। उनका आप इन डेप्थ वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। कैसे उन्होंने बिजनेस शुरू किया, ग्रो किया, वो सारा जर्नी आप हमारे इस चैनल पे देख सकते हो। तो विद दिस मैं आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव। आई होप आप इस वेबिनार से आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो, नया नॉलेज मिला हो। एंड जरूर मैं आप सभी को इस प्रोग्राम में देखना चाहूंगा। आपको जेन्युइनली एक्सपोर्ट करना है, खुद इंडिपेंडेंट होना है, खुद का आइडेंटिटी क्रिएट करना है, बिजनेस ग्रो करना है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं है। आप ये जितना चाहे उतना एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। हमारे पार्टिसिपेंट इंपोर्ट भी करते हैं। बट ये सीमित नहीं है, इसमें बहुत स्कोप है, पोटेंशियल है ग्रो करने का। आप इस इंडस्ट्री में आइए। आप कोई भी बैकग्राउंड हो, आप भले ही आपके पास आज प्रोडक्ट भी नहीं, क्या करना है वो भी नहीं पता है, आपको इस प्रोग्राम में इन डेप्थ सारा गाइडेंस मिलेगा। एंड इस इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है कि जहाँ पे आप नॉलेज के साथ आओ, आप एक्सपीरियंस के साथ आओ, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आओ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज भी आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो विदाउट नॉलेज, हमारे हमारे ही एलुमनाइज है कुछ, कि जो विदाउट नॉलेज इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आए, उन्होंने कुछ नुकसान खाया, फिर उसके बाद हमारे पास आए, प्रोग्राम अटेंड किया एंड फिर एक छोटी सी कोर्स की इन्वेस्टमेंट से उनके लाखों रुपए बच गए। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज भी है जो आप इस इंडस्ट्री में कुछ नेगेटिविटी स्टोरीज भी होती है कि कुछ लोगों के नुकसान की वजह से भी हम डरते हैं। बट हमें हमेशा, अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से जाए, प्रोसेस फॉलो करें, एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जाए, तो ये इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का।
तो आप हमारे एलुमनाइज की स्टोरीज देखो। आज भी हमने एलुमनाई से उनका बात समझा, हमारे जो एलुमनाई है उनका भी, जगदीश है उनका भी हमने समझा। तो कैसे एक फार्मर होके भी आज वो वियतनाम जैसे कंट्रीज में बहुत सारे कंटेनर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनका नंबर भी मैं चैट बॉक्स पे उन्होंने ही डाला है, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, उनके साथ भी डील कर सकते हो, बहुत सारी चीजें पॉसिबिलिटीज है। तो जरूर इस प्रोग्राम में जुड़िए एंड आपका जर्नी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का शुरू कीजिए। नया बैच हमारा 2 सितंबर से शुरू हो रहा है एंड ये सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वेबसाइट पे है हमारे, मैंने चैट बॉक्स पे लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके आपको डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्टर करना है। So thank you so much everyone for joining us live. Thank you for patiently listening till the end. Thank you for asking so many wonderful questions. आपके क्वेश्चन से भी सारे लोगों के क्वेश्चंस मन में भी वो क्वेश्चन नहीं आते, बट अदर लोगों को भी उसका आंसर मिलता है। तो यही कोर्स में भी होता है। इस 3 वीक्स में इस प्रोग्राम में ऐसे अलग अलग टाइप के सब लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारा क्रॉस लर्निंग भी काफी होता है। तो ये भी सारा बेनिफिट्स है इस प्रोग्राम के। थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू।